Today with us we have Shri Alok Kumar, a 1993 batch IAS officer from the Uttar Pradesh cadre. He is currently serving as the Additional Chief Secretary of the MSME and Export Promotion, Infrastructure and Industrial Development Departments of Uttar Pradesh. He also serves as the Chairman of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. In this episode of Sushasan, we will be discussing about the MSME growth in Uttar Pradesh, the ODOP policy, and the infrastructure and industrial growth in the state of Uttar Pradesh. Do watch out for this episode of Sushasan. A very warm welcome, Alok ji, to this episode of Sushasan. थैंक यू सो मच। आपके पूरी करियर ट्रेजेक्टरी में बहुत सारे contributions रहे हैं. We're going to discuss a few of them today, including most recent ones जैसे MSME, industrial development, infrastructure development in UP, as well as some of the older tenures जो आपने सर्व किए हैं. तो पूरा ट्रेस करते हुए हम चलेंगे and we'll have some very interesting discussions around the government. Sure, I think 32 years is a very Yes, long stint in the government, and we would love to discuss whatever you have on to ask. perfect. Please go ahead. So the first question I have is, what was the key motivation for you to join civil services? ऐसा है कि लाइक एनी ट्रू ब्लू ब्लडेड बिहारी, वो जब पैदा होता है तभी से उसके लोग उनको आईएएस बनाने लगते हैं। तो द सेम वाज ट्रू विथ मी। तो बचपन से एक सुनते आए थे कि हाँ भाई, एक अच्छी सेवा होती है, इसमें आपको जाना है। और जैसे 3 इडियट्स में होता है ना कि फादर ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये दिस इज योर कैरियर ऑप्शन। बट आईआईटी आने के बाद 3rd और 4th ईयर में मैंने देखा कि सारे लड़के विदेश जाने के मूड में हैं। एंड सिंस आई वाज डूइंग वेल इन माय क्लास, सो वो बैरन्स जीआरई वाला जो चल रहा होता है सारे हॉस्टल में, वही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि लेट मी आल्सो ट्राई माय हैंड एट दैट। पर 3rd ईयर के लास्ट में एक हमारे उस टाइम पे होता था, पता नहीं होता है, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। जी, तो जी. वो मैंने घर में ही ले लिया क्योंकि माय फादर वाज वर्किंग इन अ स्टील प्लांट। तो वहां पे जाके जब ये कन्वर्सेशन हुआ, तो फिर एक तरीके से इमोशनल बातें आई कि भाई इकलौते लड़के हो, भारत में रह के जो करना हो करो, बट डोंट गो अब्रॉड। अच्छा, उस टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। ईमेल भी शायद उस टाइम पे आया नहीं था या शुरुआत हुई होगी। जी. तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप भारत में रह के कुछ करो। तो देन बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, सो एक तो वो इमोशनल बॉन्ड था कि इकलौता लड़का है भाई, यहीं पे रहना चाहिए, तो चलो भाई, दैट सो द यूएस ऑप्शन गॉट रूल्ड आउट। देन द सेकंड ऑप्शन फॉर पीपल वाज, देयर वर 3 रियल ऑप्शंस। वन वाज कि एमबीए करके वो कैट वैट दे के एमबीए करके फिर कॉर्पोरेट में चले जाओ। बिल्कुल. और एक ऑप्शन था कि ट्रू ब्लू ब्लडेड इंजीनियर, आपके जैसे पीएचडी वीएचडी करके फिर वो टीचिंग वीचिंग लाइन में चले जी, जाओ। तो हुआ यूं कि फाइनल ईयर में आई हैड वेरी हाई सीजीपीए। तो जो बीटेक प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें गाइड ने कहा कि भाई आई कैन ऑफर यू डायरेक्ट एंट्री इनटू द पीएचडी, तुम गेट लिख दो। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो दे देते हैं। गेट भी हो गया जी. फिर उसके बाद ये आया कि भाई कॉर्पोरेट टाइप में समहाउ और दी अदर मेरा द वे पर्सनैलिटी दैट आई थॉट दैट आई वुड नॉट फिट माई सेल्फ इन कॉर्पोरेट। सो देन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाज आइदर टीचिंग लाइन, विच मीन्स यू डू अ पीएचडी, और यू डू। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर 1 साल मुझे दे दीजिए, अगर मेरा हो गया तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज आई गॉट अ सिक्योर्ड an admission there. जी. But I said, I don't want to waste your time and my time. So let me try for 1 year. If I am okay, otherwise I will come back and join. जी. And as luck would have it, वो हो गया, तो फिर मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ा। अरे वाह. So that is, so I think I am in IAS primarily by a process of elimination. Elimination. All other choices have eliminated I came. जी। अनु जी, आपके जो करियर है उसमें आपने बहुत सारे इनिशियल डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स करी हैं. आपने लखनऊ में रहे हैं, आप अल्मोड़ा में रहे हैं, आप गोरखपुर में रहे हैं. कौन सी ऐसी डिस्टिंक्टिव पोस्टिंग होगी जो सबसे चैलेंजिंग रही हो, एंड क्या कारण से वो आपको चैलेंजिंग लगी? देखिए, अलग-अलग जगह के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस जी. थे। बट मैं 2-3 बातें कहूँगा हाँ. कि डिस्ट्रिक्ट मैंने सिर्फ एक किया है, वो महोबा किया है, वो 2 साल में रहा। हाँ. एक छोटा-सा ज़िला था, नया ज़िला था, तो वो अपने आप में एक, अच्छा, प्लस यू आर द लीडर ऑफ द टीम, तो उसमें आपके कंट्रीब्यूशंस कुछ होते हैं। एंड पहला ज़िला ऑलवेज मीट योर, यानी जैसे पहला प्यार वैसे ही पहला ज़िला, एक तरीके से आप कहें उसको। जो उसके पहले सीडीओशिप में मैं
4 जगह गया, गोरखपुर, देन बिजनौर, देन बुलंदशहर एंड देन लखनऊ जी। और उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। गोरखपुर में मेरे बॉस से झगड़ा हो गया, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया बिजनौर और बिजनौर में वो मायावती जी का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और मायावती जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थी। फिर व्हेन शी सीज्ड टू बी चीफ मिनिस्टर, कल्याण सिंह बिकेम चीफ मिनिस्टर, तो उनका बुलंदशहर और अलीगढ़ का वो एरिया था। तो वो कुछ अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कराना चाहते थे, तो ही वांटेड अ यंग आईएएस सीडीओ, तो वहाँ से 3 महीने से मैं बुलंदशहर चला। बुलंदशहर में मेरा अच्छा टेन्योर रहा, 9-10 महीने का रहा और कुछ काम करने का मौका भी मिला। उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ वाज़ अ पीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी। अटल बिहारी जी लखनऊ लड़ा बिल्कुल। करते थे। हाँ, तो उसमें 4 रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, 4 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1 बख्शी का तालाब। तो ही वांटेड कि बख्शी का तालाब के हर गाँव को हमें डेवलप करना, उसके लिए उनको यंग एनर्जेटिक आदमी चाहिए था। तो जो डीएम यहाँ के थे वो हमारे साथ पहले काम कर चुके थे, तो उन्होंने पकड़ के लिया। तो हर जगह की एक सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर जगह के अपने चैलेंजेस थे, बट काम बहुत मज़ा बहुत आया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा अच्छा था, हर जगह के अलग-अलग चैलेंजेस। हर जगह के अलग हँसी हो। जी। आपने आई थिंक मेंशन किया कि 3 महीने कहीं पर आप टेन्योर रहा, कहीं आपका 8 महीने, 9 महीने रहा। तो टिपिकली आई थिंक यूपी में काफ़ी प्रचलित है कि ट्रांसफ़र हो जाया करते थे। तो मतलब कैसे आप डील करते थे उसको? भाई साहब ऐसा था कि जब मैंने शुरुआत की अपनी नौकरी, मैं अकेला था। जी। 1 हॉल डॉल, 1 फ्रिज, 1 टीवी, 1 बेड। छोटे से वो एस वाला टाइप का जो वाहन होता था, उसके छोटे से उसमें पूरा वो भी पूरा नहीं भरता था। तो मैंने कहा कि भई ऐसे तो जहाँ भी कर दो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उस टाइम थोड़ा-सा गवर्नमेंट्स भी कोएलिशन नेचर की थी, तो जी। सीएम के ऊपर प्रेशर भी था। अब मैं देख रहा हूँ कि इधर तो काफ़ी अच्छा टेन्योर सिस्टम हो गया है। हुँ। तो तो पहले 3-4 पोस्टिंग ऐसे रहे, मैंने आपको बताया कि वो जी। इन कारणों से रहा। हाँ। जब डीएम बने तो मैंने लखनऊ, बिकॉज़ उससे पहले इमीडिएटली प्रायर लखनऊ में मैं सीडीओ था, तो बड़ी मुश्किल से सरकारी आवास मिलती है यहाँ पे, जी। बिकॉज़ सीडीओ का कोई माल प्रेसिडेंस होता नहीं है यहाँ पे, अनलाइक इन अदर डिस्ट्रिक्ट। जी। तो किसी तरीके से बटल पैलेस कॉलोनी में घर हमें मिल गया। हाँ, ऊपर का कोने का घर था। तो हमने कहा भई घर नहीं खाली करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब वापस आ जाना। सही बात है। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। हाँ, तो मैंने कहा कि अब थोड़ी-सी मुश्किल है। अच्छा, डीएम का घर नॉर्मली फुली फर्निश्ड होता है, तो वहाँ पे आपको कोई फर्नीचर ले जाने की ज़रूरत होती नहीं। हाँ। तो 6 महीने बीते, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। 6 महीने और बीत गए, अभी भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फिर यहाँ से नोटिसेज़ आने लगे। बट जब तक मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2 साल के बाद, तब तक आई वाज़ एबल टू रिटेन, एंड बाय दैट टाइम आई डिसाइडेड टू गो टू उत्तराखंड हुँ। और टेम्परेरी 2-3 महीने के लिए फिर मेरी लखनऊ में पोस्टिंग हो गई। सो आई वाज़ एबल टू रेगुलराइज़ माय अध्यासन। जी। सो फॉर व्हाटएवर रीज़न्स ज़िले के समीकरण ऐसी थी कि अगर 2 लोग हमें विरोध करते थे, तो 2 लोग समर्थन नहीं देते। हाँ। एंड बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह, तो वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया उन्होंने। सो दैट इज़ हाउ आई कुड कंटिन्यू फॉर 2 इयर्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड चला गया, तो उसके बाद तो फिर देन आई हैड वेरी स्टेबल टेन्योर्स। आई हैड 5 इयर्स इन देहरादून, आई हैड 5 इयर्स इन मसूरी, जी। then I had 4 years in Lucknow, जी। one tenure, then I had 5 years in Delhi, then again 5 years in Lucknow. So after that we have had a fairly, मतलब जो एक सरकारी अफसर के हिसाब से स्टेबल टेन्योर्स में। आपने मेंशन किया कि आप उत्तराखंड गए थे। आई थिंक आप जब गए थे तब द न्यू स्टेट वाज़ बीइंग फॉर्म्ड 2000 सन 2000 में। तो उस समय आप जब गए, आप आई थिंक 3 साल के डेपुटेशन पे वहाँ पर थे। तो क्या-क्या आपने वहाँ पे चैलेंजेस देखे? कैसे किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंटर्स वहाँ पर हो रहे थे? नहीं, दोनों बातें कहूँगा, एक जी। तो मैं पर्सनल बातें कहूँगा हाँ। और कुछ जी, जी, ऑफिशियल बिल्कुल। बातें भी बिल्कुल, कहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पे था, तो जिस तरह का परिवेश था यहाँ काम करने का उस समय, अगेन आई फाइंड माई सेल्फ मिसफिट इन दैट काइंड ऑफ परिवेश। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा दिन मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगा। तो जब राज्य बना, तो आई हैड गिवन एन ऑप्शन कि मुझे उत्तराखंड दे दिया जाए। अच्छा, वो मुझे लगा कि वो छोटा, एंड मेरे एक हिल पोस्टिंग मैंने पहले कर रखी थी, रानीखेत में मैं एसडीएम जी, था। जी। तो मुझे पसंद आया था वहाँ काम करना। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं। बट समहाउ और दी अदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैडर एलोकेट किया, तो रैंडम बेसिस पे किया और हमें नहीं मिला। तो 2000 में स्टेट बन गया था वो। तो 2001 में कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिससे कि मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ कंटिन्यूअन्स मुश्किल होगा। हुँ। और संयोगवश
सचिवालय में किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरा झगड़ा हो के मैं वापस लौटा था, तभी मैंने वो अपनी डाक में देखा जी। कि साहब वो लिखा है कि एनीबॉडी फ्रॉम 89 बैच टू 95 बैच इफ दे वांट टू ऑप्ट फॉर उत्तराखंड दे कैन डू। तो मैंने वहाँ पे बात किया वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा नहीं वी आर वेलकमिंग, आप आ जाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया और मैं पहुँच गया वहाँ। तो दिक्कतें बहुत थी क्योंकि प्रॉपर सेक्रेटेरिएट नहीं था, किसी तरीके से उन्होंने किसी पॉलिटेक्निक को कन्वर्ट कर दिया था, घर नहीं थे। सरकारी रेजिडेंट तो 4500 रुपये महीना हम लोग को वो किराए पे लीज लेने के, और जब वो लीज कभी समय पे आए ना, अच्छा अब वो आदमी कहे कि साहब हमारा 1 तारीख को आप दीजिए, अब मैं अब उसको चेक से दे दूं तो वो मेरे नाम पे चेक ना काटें कि नहीं हम तो उन्हीं को देंगे जिनके नाम पे लीज है। तो बहुत सारी समस्याओं का भी पर्सनल लेवल पे सामना करना पड़ा। लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पे एक की जो सेट ऑफ नई सरकार बनी वहाँ पे चुनाव चुनाव हुए, हम नवंबर 2001 में गए थे, फरवरी 2002 में वहाँ चुनाव हुए और चुनी हुई सरकार आई, उससे पहले तो वैसे चल रही थी। तो एक मैंने देखा कि एक जज्बा है कि भाई, और उस टाइम पे लोग उत्तराखंड को, तब उत्तरांचल नाम था उसका जी, दे डिड नॉट गिव इट ए चांस टू सक्सीड। वो कह रहे थे कि ये बास्केट केस होगा नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि रेवेन्यू बेस बहुत कम था और डिमांड्स बहुत थी। करेक्ट। तो उनका कहना था कि ये कभी राज्य सेल्फ सस्टेनिंग राज्य नहीं बन पाएगा एंड इट विल फॉरएवर बी डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल ग्रांट्स एंड ऑल। और लोगों में बोथ एट द पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और पब्लिक में आम कि नहीं साहब हमने उत्तराखंड बनाया है तो हमें इसको एक अच्छा राज्य बनाएंगे, अच्छा राज्य बनाएंगे, ये संकल्पना ऊपर से नीचे तक का था। तो जितनी भी कठिनाइयां थी, काम करने में मजा बहुत आया जी। और मैं कई बार देखता हूं कि जैसे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं आज की स्थिति पर, सारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक पैराफर्नेलिया है, ऊपर से नीचे तक पोस्ट फिल्ड है। वहां पे इट वाज लाइक ब्लैंक स्लेट या तो ब्लैंक स्लेट is a challenge because you don't have correct resources or you don't have people, but blank slate is also an advantage because you can write whatever you want to write। यहाँ पे तो लिखा हुआ इबारत है, उसी में थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। वहां पे आपको सिस्टम बनाने का मौका मिलता है। तो मैं जो समझता हूँ कि नए राज्य में जाने का जो मेरा फैसला था कि हमें नए सिस्टम्स बनाने का मौका मिलेगा, एक दूसरे तरह का गवर्नेंस कहानी, गवर्नेंस स्टोरी लिखने का मौका मिलेगा, वो जरूर मिला मुझे। चैलेंजेस भी थे बिकॉज you had to make do with lesser resources, correct, but you had the freedom to innovate and write a new story on your own। तो आपने मान लीजिए किसी ऑथर ने स्टोरी लिख रखी है, उसमें आपको एक पैरा ऐड करना, हाँ, वही सभी आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी पड़े। बिल्कुल ठीक बात। तो ये उसमें मेहनत ज्यादा था, बिल्कुल रिसोर्सेस कम थे, लेकिन नई कहानी लिखने का जो मजा है, प्लॉट क्रिएट करने का जो मजा है, वो जरूर बिल्कुल वो फील जो है वो मिला मुझे। सर जब भी कोई नया स्टेट बनता है, क्योंकि आई थिंक एक तो एग्जांपल है उत्तराखंड का, उत्तरांचल का, बट और भी स्टेट्स इंडिया में ऐसे बने हैं हिस्टोरिकली, तो आप क्या देखते हैं फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस कि चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, चाहे गवर्नेंस कल्चर को नया इस्टेब्लिश करना हो, चाहे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को करना जो आपने बताया कि वाज रिक्वायर्ड, वो कैसे होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, हाउ डज दैट स्टेप बाय स्टेप हैपन? नहीं देखिए, मैं जब उत्तराखंड हम गए थे तो आई वॉज असाइंड द प्लानिंग डिपार्टमेंट जी। तो हमने उत्तराखंड का पहला प्लान लिखा। तो जब प्लान लिखा तो ये पता चला कि साहब, जब उससे पहले एक हिल का सब प्लान बनता था, यूपी के लार्जर प्लान के हिल का सेपरेट सब प्लान बनता था, 700-800 करोड़ रुपए पर एनम उस टाइम का 2001 की बात मैं कर जी। तो हमने 1100 करोड़ का प्लान बना दिया। तो मैंने जब चीफ मिनिस्टर को ले जाकर दिखाया उसको कि साहब ये अब हम प्लानिंग कमीशन, तब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करती है, ये हम लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने चेक किया कि हिमाचल का कितना? तो पता लगा कि वो 1800 करोड़ का है। तो मैंने कहा कि साहब उनका 1800 करोड़ का। तो उन्होंने कहा कि भाई तो हम ज्योग्राफी में भी सिमिलर हैं, एरिया में भी सिमिलर हैं, पॉपुलेशन में हम इफ एट ऑल वी हैव मोर जी, then we should have at least this much, and we are a new state so we require more money for infrastructure, so our plan size should be bigger। And I talked to planning commission, they said yes your plan size should be bigger but you don't have sufficient resources। सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफर्स फिक्स्ड हैं जो उनके फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से, तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। तो चीफ मिनिस्टर मान ही लिया उस बात को, देन दे सेड कि नहीं ऐसे तो काम चलेगा नहीं।
और उस टाइम आपको विश्वास हो नहीं होगा, उत्तरांचल की रेवेन्यू वाज हाफ दैट ऑफ हिमाचल हिमाचल। हिमाचल मतलब हाँ व्हेन आई से रेवेन्यू, आई से जो जीएसटी जो उस जी टाइम वैट कहते थे, वैट कह रहे थे जी क्योंकि और एक्साइज वगैरह में कुछ होगा, लेकिन वैट वाज द मेजर सोर्स। तो उसकी मैं कंपैरिजन बताता हूँ, बिकॉज उसकी डेटा तब 2000 की भी मौजूद है और 2023 आज की डेट में उत्तराखंड की रेवेन्यू इज 2.2 टाइम्स दैट ऑफ हिमाचल। विद इन अ स्पैन ऑफ 20 years फ्रॉम हाफ दे हैव गॉन टू डबल, डबल बिकॉज उस टाइम जज्बा था कि हमें बनाना है, और उनको लगा रेवेन्यू को बनाने के लिए व्हाट आर दी मेन ड्राइवर्स ऑफ, सो दे आइडेंटिफाइड कि कौन कौन से मेन ड्राइवर्स हैं। इंडस्ट्री वाज वन ऑफ देम, टूरिज्म वाज सेकंड, आपका पावर जो हाइड्रो पावर है दैट वाज द थर्ड, एंड देन हॉर्टिकल्चर एंड सो ऑन, जो कि पहाड़ों पे हो सकता है। ऐसे 3-4 एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए, एंड देन दे वेंट आफ्टर इट with a mission, and that is the reason why you see that Uttarakhand is not only surviving but it is thriving. Right. अभी उन्होंने 25 साल मनाया, जी जी बिल्कुल and now they have, at least in terms of the economic indicators, they have come on par. GDP per capita they have come on par, and on tax revenue basis they are 2 times that of. सो आई थिंक जो मेरे को समझ में आया है इसकी एक तो जज्बा चाहिए व्हेन अ न्यू स्टेट इज गेटिंग क्रिएटिव वेरी सिमिलर टू हाउ कोई स्टार्टअप के सीईओ Startup, हाँ, ये हाँ। उस it was a startup. तो द स्टार्टअप The culture was also a startup. Quick decision क्विक making, डिसीजन मेकिंग informal decision making, यस while doing the same filing system. हाँ। But I remember it was so easy. फाइनेंस सेक्रेटरी के रूम में जाइए, जैसे उस टाइम मैं एयर से ट्रैवल करने का एंटाइटल नहीं था। जी मैंने कहा कि सर मैं झारखंड का भी देख के आना चाहता हूँ, बिकॉज वो भी नया स्टेट बना है, जी बट आई एम नॉट एंटाइटल टू फ्लाई। उनका अलाउ, मैं एक पेज पे ले गया, उन्होंने कहा अलाउड। फाइनेंस सेक्रेटरी हैड द परमिशन टू अलाउ एनीबडी बिलो अ सर्टेन कैटेगरी टू Okay. अलाउ फ्लाई। ऐसे होता था काम। आई थिंक काफी काफी इंटरेस्टिंग ये नहीं कि मैं अपने बॉस के थ्रू ऐसे रूट करके वैसे जरा बोले लाओ ये कागज लो, अप्रूव। आई थिंक क्विक डिसीजन मेकिंग एंड कैन डू एटीट्यूड प्लस प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसको चेज करना आई थिंक दोज वर And one द more thing, visionary leadership. I जी। would say एनडी तिवारी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड हैंड है, और the real reason for transformation if I see, Yeah. मतलब there will be many because कोई चीज एकांगी नहीं होती, नहीं but the real transformation that I saw was on the industry side. And उनका ये कहना था, तो उस टाइम पे क्या था साथ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम की थी कि नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया था, इंसेंटिव पैकेज, कि अगर आप इंडस्ट्री स्थापित करेंगे उन जगहों पे तो आपको इनकम एक्साइज रेवेन्यू में 10 साल के छूट होगी, अच्छा और इनकम टैक्स में 100% फॉर 5 years एंड देन 70% फॉर द नेक्स्ट अच्छा 5 years. काफी, and all guaranteed by center, बिल्कुल because both GST and excise, sorry, income tax and excise revenue flew directly to जी। the central government. तो इन्होंने क्या किया, एक दिन पीएम को इनवाइट किया होली के समय, अच्छा एंड ही टुक हिम टू राजभवन नैनीताल। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कि साहब अटल जी आप आइए इधर होली के समय, आप हमारे पास आइए। उन्होंने कहा साहब आपने कश्मीर को देख रखा है, आपने नॉर्थ ईस्ट को देखा है, तो पूरा हिमालय में नेपाल हमारा अलग कंट्री है, तो अगर पूरा हिमालयन जोन देखें आप, जम्मू कश्मीर से उधर अरुणाचल एंड अरुणाचल, नागालैंड हाँ नागालैंड तक, हाँ तो आपने उधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, बीच में 2 राज्य बचे, एक हिमाचल, हाँ एक उत्तरांचल, उत्तराखंड हाँ, तब उत्तरांचल अब उत्तराखंड, जी 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 तो आप इनको भी दे दीजिए। और बिफोर ही कुड थिंक अबाउट द इम्प्लीकेशंस, ही गॉट हिम टू अनाउंस इट इन द प्रेस कि साहब ये हमें दे दिए, एंड देन रियली केम कि उस बेनिफिट्स को हम यूज कैसे करें। जी और हमने एक पेपर लिखा है, कभी आप देखेंगे उसमें, एंड इट इज पब्लिश्ड ऑन द PMEAC वेबसाइट, वेयर वी कंपेयर कि हाउ हिमाचल एंड उत्तरांचल यूज दिस पॉलिसी, एंड उत्तरांचल और नाउ उत्तराखंड was able to milk this policy much better than Uttarakhand, and that really caused all the difference. आई थिंक सो वही आई थिंक फ्रॉम द लीडरशिप देन राइट गोल सेट करना रनिंग लाइक स्टार्टअप आई थिंक Strategy, जी execution, Execution. both have to be married. And I was in the ringside, I had a ringside view, and in fact, not only a ringside, in ring view, हाँ because I was the MD of the State Industrial Development Corporation. So
जमीन लेने से लेके उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेके इंडस्ट्रीज को इनवाइट करके उनको सेटअप कराने से लेके सारा काम हम लोग आई थिंक तभी करंट जो आपका पोर्टफोलियो है इज आई थिंक सारा एक्सपीरियंस आपका यूज होता या सो बहुत दिनों तक मैं इंडस्ट्री में रहा हाँ। फिर समहाउ और द अदर आई शिफ्टेड टू हेल्थ हम्म, सो आफ्टर 2006-7 जब मैं मसूरी एकेडमी गया जी जी तो वहाँ पे वन एरिया वाज इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी और हाँ। इस तरह की चीजें इंडस्ट्रीज की थी बट उस पीरियड में मैं सबैटिकल पे चला गया प्रिंसटन जी और प्रिंसटन में एक बड़ा अच्छा हेल्थ सिस्टम्स का प्रोफेसर टकरा गया और मुझे इतना पसंद आया कि देयर आफ्टर 2009-10 से लेकर के देन अप टिल 2023 जी। 14 साल मैंने पूरा पूरा हेल्थ हेल्थ में और फिर पता नहीं कैसे आई मीन पता नहीं विधि का विधान होगा या पता नहीं हो सकता है लोगों को पता होगा आई एम बैक इनटू इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज बिल्कुल 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 तो मेरा इनिशियल डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स हो गए हाँ उसके बाद इंडस्ट्रीज बिल्कुल then for a large part health and then back जन बैक इंडस्ट्रीज एक आपने मेंशन किया बीच में विच वाज द मसूरी एकेडमी लबासना जब आप थे वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर की तरह से जी एक तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद कि हाउ वाज दैट ट्रांजिशन कैसे आपको पोस्टिंग मिली व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड that is my only posting of choice अच्छा ओके आज तक और कोई पोस्टिंग बाय चॉइस नहीं मिली तो मेरी रूल है कि भाई पोस्टिंग आपके चॉइस की काम मेरे चॉइस का ठीक तो ऐसा हुआ कि 5 साल उत्तराखंड में काम के थक गया था वास्तव में थक गया था और बिकॉज वी वर्क देयर वाज सो मच स्ट्रेस ट्रेन ट्रैवल eating outside that my it was telling on my health. So one reason why I wanted to take that posting was health grounds. The second reason you remember my original choice that either I become a teacher हाँ or I become a एडमिनिस्ट्रेटर an administrator. तो administrator तो बन चुका. टीचर वाला टीचिंग वाला कीड़ा मेरा बचा हुआ था. और आईएएस एक ऐसी नौकरी है जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फील्ड पोस्टिंग कर सकता हूँ. हाँ इसमें मैं एमडी था एक बड़े कॉर्पोरेशन का जी 600-700 करोड़ टर्नओवर का मैं 100 कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देख लिया हमने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो प्लान नीति आयोग में था वो भी देख लिया डिपार्टमेंट्स भी चला लिया एक उसकी कमी रह गई मैंने कहा कि भाई अब ये भी पूरी कर ले तो एक मेरी वो कीड़ा था और एक मेरा हेल्थ का इशू था ये दोनों मैंने सोचा कि ना लेट मी टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल कैरियर एंड देन आई वेंट एंड मेट द डायरेक्टर आई सेड कि भाई अब मुझे यूपी जाना है अगर आप परमिट करें तो उन्होंने कहा कि आप एक क्लास लेने आ जाइए और वो एसेस किया उन्होंने कि भाई ठीक है तो वहीं से रोके तो 5 साल वहाँ ही चले गए। तो सर आपके जो 5 साल की का टाइम फ्रेम रहा इन लबासना सो कैन वी स्टार्ट विद व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द ट्रेनिंग ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हमारे उस पे पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऑफिसर्स आए हैं जिन्होंने एज अ रेसिपिएंट काफी बताया है कि कैसे उन लोग को ट्रेन किया जाता था बट फ्रॉम यू एज अ ट्रेनर व्हाट वाज द फिलॉसफी एंड हाउ डिड यू काइंड ऑफ इनोवेट देयर देखिए क्या है कि सिविल सर्विसेज एक जनरल सर्विस है 2-3 बातें जो वहां पे समझ में आती है लोगों को बताने का प्रयास होता है पहली तो बात ये आती है कि भाई नाउ यू आर पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सो लीव योर एक्टिविज्म आउटसाइड बिकम अ एस्टेब्लिशमेंट पर्सन एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ पेजोरेटिव सेंस नहीं बिल्कुल कि भाई बहुत सारी चीजें आप देखो कि एक्टिविस्ट ऐसी ऐसी बातें कहेंगे बट कोई चीज को व्यवस्था में लाने के लिए एक तरीका होता है जी यू कैनॉट मतलब आपको कार का हॉर्न पसंद नहीं है तो आप पूरी कार की इंजन को नहीं ओवरहॉल कर दो जी जी आप उस पार्ट को ऐसे एड्रेस करोगे और उस पार्ट को चेंज करोगे और वो इंक्रीमेंटल बेसिस बिल्कुल बिल्कुल तो पहली बात तो ये समझाने का प्रयास होता है दूसरा ये समझाने का प्रयास होता है कि यू आर नॉट alone you have your sense colleagues and colleagues not only in the IAS but जो आपके पुलिस के कोलीग्स हैं आपके रेवेन्यू के कोलीग्स हैं आपके पोस्टल सर्विस के कोलीग्स हैं फॉरेस्ट के कोलीग्स हैं ये सारी मिला के एक टीम और जिसको हम लोग वहां पे स्पिरिट द कोर कहते हैं कि भाई आप लोग एक टीम के पार्ट हैं जो प्रधानमंत्री जी कभी कभी टीम इंडिया की बात करते हैं जी तो हम यही मान के चलते हैं कि भाई आप टीम इंडिया के पार्ट अभी बनने वाले हो तो अभी से आप अपने नेटवर्क्स डेवलप करो क्योंकि कोई भी बड़ा काम आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक सारे एलिमेंट्स को आप
साथ साथ में लेकर चले। एंड इट इज ऑल्सो समहाउ इन द सेंस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कि भाई आपकी हर समस्या का समाधान आपके नीचे नहीं है, आपके पैरेलल भी हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके नीचे भी हो सकता है. Using the right resources. So how do you leverage all that to solve the problems facing you? That is the second major thing that we do. बिल्कुल बिल्कुल। Third major thing जो हम कहते हैं, take life a little bit easy. हाँ. There is more to life than work. So आप ट्रेकिंग में भी जाओगे, विलेज विजिट में भी जाओगे, आप स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, सब कुछ। स्पोर्ट्स का हाँ, भी आप करेंगे, पीटी भी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल। तो think about becoming a more well-rounded personality. और last but not the least is जिसको आप कहते हैं कि आप संविधान की शपथ ले रहे हैं. संविधान के लिए कौन गरीब आदमी है, उसके प्रति आप कैसे एम्पैथी रखेंगे, सिस्टम में रह के आप कैसे उनकी मदद करेंगे, हाउ टू डू द राइट थिंग विद द राइट एटीट्यूड. तो ये एक मतलब उसमें जो समरी में है कि नॉलेज स्किल एटीट्यूड, 3 चीजें ट्रेनिंग का पार्ट होता है. थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाओ, हाँ, थोड़ा सा स्किल बढ़ाओ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डू यू शेप एटीट्यूड, हाउ डू यू शेप कॉमन बिहेवियरल नॉर्म्स सो दैट आप अपने लिए भी नहीं, अपनी सर्विस जिसको आपने ज्वाइन किया है उसको आप अच्छा नाम दें, बदनाम ना करें. नॉलेज एंड स्किल तो आई थिंक इज वेरी वेरी मतलब सबको पता रहता है टिपिकली कि ये क्लासेस होंगी, ये कोर्सेज होंगे, इस टाइप के पेडागॉजी होगी. एटीट्यूड पे आई वुड वांट टू डबल क्लिक अपॉन, हाउ डू यू शेप दिस तो एटीट्यूड? वहाँ पे एक बड़ी अच्छी प्रथा है जिसको मेंटरिंग जिसको आप कहते हैं, वो सब हमारे यहाँ उसको काउंसलिंग कहते हैं. हमारे all faculty members are in charge of 10 to 20 officer trainings. Officially they are my counselor कहते हैं. और जैसे हमारे स्टेट के कार्ड, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो जब मैं आईएएस, जब फाउंडेशन रहता है तो सभी सर्विसेज के लोग रहते हैं, लेकिन जब फेज 1 जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है हमारी, तो हमारे काउंसलिंग वो कौन होते हैं जो यूपी कार्डर जा रहे हैं या बिहार कार्डर जा रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु के रहने वाले हो चाहे कहीं. बट तो ये 2 मैंने स्टेट्स के बच्चे, और ये पीरियोडिकली मेरे से मिलते रहेंगे, मैं उनसे मिलते रहूंगा. जब वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो मैं वहां जाके देखूंगा कि क्या वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए. तो एक तरीके से वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. वो हमारे घर पे भी आते हैं, खाना पीना साथ में खाते हैं, गाना गाते हैं हम लोग साथ में. तो एक पारिवारिक माहौल बनता है, और उसमें हमारा प्रयास ये होता है कि धीरे धीरे हम लोग वो जो नॉर्मेटिव बिहेवियर के कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से हम उनमें कोशिश करें सीप इन करने का. कहीं पे हम सक्सेसफुल होते हैं, कहीं पे नहीं हो सकते, हो सकता है मेरे ही नहीं कुछ फ्लॉ होता है, तो हम वो चीज पॉइंट आउट नहीं कर पाते, बट प्रयास ये रहता है. और जब एलबीएसएनए में फैकल्टी का सिलेक्शन करते हैं लोग, तो अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज दे ऑल्सो सी whether these kind of qualities are there in you or not, so that what you pass on to the next generation is of a quality that sustains those standards. डेफिनेटली। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज की अगर हम बात करें, तो इफ यू थिंक कि बहुत ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन एग्जांपल मैं दूं कि काफ़ी कुछ बदलाव आया है. हाउ डू यू सी दी पेडागॉजी एज वेल एज क्या पढ़ाना चाहिए एंड क्या सिखाना चाहिए टू आईएएस ऑफिसर्स चेंजिंग एज टाइम हैज चेंज्ड? देखिए ऐसा है कि कुछ तो जैसे जरूरी चीजें हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके बेसिक्स ऑफ लॉ. अब आपको कानून ही नहीं पता कि भाई कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे जी. कानून बोथ आपका क्रिमिनल लॉस बिकॉज यू हैव मैजिस्टेरियल पावर्स एज वेल, एंड आल्सो द रेवेन्यू लॉस जी, बिकॉज आप एज SDO सब डिविजनल ऑफिसर you will be administering many of those revenue law, as collectors also you will be administering. So एक बेसिक लीगल ट्रेनिंग कि भाई लीगल केसेस को कैसे, और हाउ डू यू लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ लीगल लेंस, लेट अस पुट इट दिस वे. दैट इज वन मेजर. देन सेकेंडली लैंग्वेज. जिस स्टेट से, जैसे मेरे लिए तो लकी था कि मैं बिहार से यूपी में आया, तो मेरे को लैंग्वेज का इशू नहीं है. बट सपोज मैं तमिलनाडु में पोस्ट, जैसे एक हमारा दोस्त है गगनदीप सिंह बेदी, वो तमिलनाडु में पोस्टेड सरदार है, बट ही कैन स्पीक बेटर तमिल देन लोकल तमिल. वाओ. बिकॉज उसमें कोई स्लैंग नहीं है, उसने क्लासिकल तमिल सीखी जिससे भी सीखा हो, तो वो स्लैंग बोलता ही नहीं है. जैसे हम आप बचपन करेक्ट स्कूल में जाते हैं तो उल्टे सीधे शब्द भी पिकअप करते हैं जी अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल लैंग्वेज. जी. बट जो स्कूल गया ही नहीं, सीधे किसी बड़े
विद्वान आदमी से पढ़ा तो वो केवल वही सीखेगा जो उसका जो बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट जो है वो लैंग्वेज का। तीसरा पार्ट होता है कि बेसिक इकोनॉमिक्स, राइट। बिकॉज बहुत सारे हमारे रूल्स बने सोशलिस्ट एरा में, और उस एरा को अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं रहा। और जब हमने लिबरलाइजेशन किया तो उसका एक अच्छा परिणाम आया, नॉट ओनली फॉर पुअर पीपल बट ऑल्सो फॉर रिच पीपल। करेक्ट। सो तीसरी बात बेसिक वो हो गई। उसके अलावे हमारा ये मानना है, बाकी बहुत सारी चीजें जो फील्ड में प्रैक्टिशनर्स हैं उनको लाते हैं, भाई आप समझाइए कि किस किस तरह की चीजें फेस होती हैं। एक तो थ्योरी में चीजें होती, एक प्रैक्टिस में कैसे होता। करेक्ट। तो दैट फिर कुछ एरिया में उस जमाने में तो मतलब ऐसे, और हर तरह के व्यू पॉइंट्स को एक्सपोज करना, इकोनॉमिस्ट को भी बुलाएंगे, एक्टिविस्ट को भी बुलाएंगे, उस टाइम पे तो नक्सल्स को भी बुलाते थे। अच्छा। हाँ, उनको भी बुलाते थे कि भाई उनका व्यू पॉइंट भी समझना चाहिए कि क्या है। तो आइडिया ये है कि हम उनको अलग अलग थॉट प्रोसेसेस से एक्सपोज करें, और हमारा ये मानना था कि इतना इंटेलिजेंट वो आदमी है, लड़का है, बच्चा है या जो ऑफिसर है, कि वो एक मेच्योर डिसीजन इन सब व्यू पॉइंट पे एक्सपोजर करने के बाद, वी डिडंट वांट टू मेक रोबोट्स। ये नहीं है कि भाई सब असेंबली लाइन में सब इसी तरीके से सोचें, बिकॉज सिविल सर्विसेज आर रिच बिकॉज वी अलाउ दीज डिसेंटिंग वॉइसेस, अलग अलग की सोच, अलग अलग बैकग्राउंड की से लोग आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से लोग आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से लोग आ रहे हैं, वो सब एक उनको एक्सपोजर तो, बट ट्रस्ट देयर इंटेलिजेंस, trust their innate abilities that they will take the right decision in the right time. Correct. So our purpose was not to make robots. Our purpose was to make well-rounded people who are exposed to different ideas. You might not believe in those ideas, but at least you have an exposure. You know how that other person is thinking. So that when you do your policy work or when you do your administrative work, you take those things into account. आपको पता भी है कि डिसेंटिंग वॉइसेस कहाँ से आ सकती हैं, हाउ टू डील विद देम। How to deal with them, how to understand, because you see, after all, there is no correct perspective. कौन कह सकता है कि मेरा ही पर्सपेक्टिव सही है? अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के एमलगमेशन से फिर एक बीच का रास्ता निकलता है। बिल्कुल ठीक बात जी। यही हमारा, दैट वाज द सीक्रेट सॉस। आई थिंक दैट्स अ वेरी 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 वैल्यूएबल एडवाइस, क्योंकि हमको लगेगा कि अच्छा मे बी देयर इज अ सेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो हिस्टोरिकली करते आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसको आप परिवार में देखिए जी पिता का अलग सोच होगा, माता जी की अलग सोच होगी, बच्चों की अलग सोच जी होगी, बिल्कुल। दादा दादी की अलग सोच होगी। अब आप सोचो, अगर आप परिवार चलाना है, अगर आप इन सब सोचों का एमलगमेशन नहीं करोगे, कहीं पे पिता कॉम्प्रोमाइज करेगा, कहीं पे दादाजी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहीं पे बच्चे कॉम्प्रोमाइज, तभी चलता है। ठीक बात। ये बहुत बड़ा परिवार है, ऐसे सोच के चलना चाहिए। I think वही है कि I think one of the key principles of negotiation is also that सारे parties में if everyone is feeling a sense of some loss or which you are saying as compromise, then I think it's the most optimal solution. It's the most optimal solution. Or else, if you want to move to a particular thing which you feel is a more optimal solution, then you engage with them and convince them. बिल्कुल। Move करो, मेहनत लगेगा, लेकिन convince करके आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। इन योर टाइम एट मसूरी एकेडमी कोई ऐसा आपको कोई किस्सा याद हो विद सम प्रोबेशनर वेरी जो आपको मेमोरेबल है एंड आपको लगा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड नया टाइप की सोच है जब मैंने आपने उनसे बात करी हो, यू लाइक टू कोट? नहीं, देखिए ऐसा है कि people are bright, they have all kinds of ideas, but mischiefs are remembered more than contribution, because उस टाइम पे उनको contribute करने के लिए कुछ नहीं, उनको क्लासेस करना है। जी जी। सुबह पीटी जाना है, शाम को दोपहर में क्लासेस करने हैं, शाम को खेलना है, कल्चरल इवेंट्स करने हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स करने हैं, कुछ कुछ करते रहना है। फिर एक और बड़ी बात जो है कि जो मुझे समझ में आता है उसका एक, कि भाई भारत बहुत बड़ा विविध देश है। बिल्कुल। राजस्थान अलग है, तमिलनाडु अलग है, केरल अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है। तो एक हमारा भारत दर्शन का भी कार्यक्रम रहता है, वी ट्राई टू टेल देम कि भाई ये भारत बहुत बहुत विविधताओं वाला देश है। अनलाइक मेनी अदर नेशन स्टेट्स दैट यू सेंस, अगर आप देखो भारत तो सिविलाइजेशनल स्टेट है, नेशन स्टेट तो है नहीं। भाषाएं अलग हैं, बिल्कुल। धर्म अलग है, पहनावा अलग है, पोशाक अलग है, खाना पीना अलग है, फिर भी एक है। ये जो बात
आती है तो वहाँ पे हम लोग इंडिया डे फेस्टिवल करते थे, जहाँ पे कि मेस में अलग अलग तरह के खाने हाँ, नहीं, अच्छा। और उस दिन सारे बच्चे जो हैं अलग अलग पोशाक भी पहन के आते थे। तमिलनाडु वाले वो वेष्टी पहन के आते थे, हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ अपना जो वो नागा या मणिपुरी ड्रेस पहन के आते थे। तो आइडिया वाज टू इंस्टिल इन देम दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल country which is very diverse, so you should be and you should engage with this diversity and you should embrace the diversity. बिल्कुल। I think we're melting pot of all cultures, sort of. What would be one advice that you will want to give to aspiring people who want to get into services? That is one, and then जो एक बार चले जाएं, how they best utilize the time at Lavasana or the training academies for that matter. देखिए ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें आ जाने के बाद जिंदगी सेट हो गई। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, बहुत कठिन है डगर पनघट। नॉट ओनली टू गेट इन बट टू स्टे एंड stay true to your aspirations, stay true to your ideals. It's not an easy task. बिल्कुल। तो सोच समझ कर आए और दूसरा ये क्लियर होके आए कि हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू आई वांट टू अचीव थ्रू, बिकॉज पहले एक वो था कि लाल बत्ती मिलेगी, अब तो वो भी खत्म हो गई। तो as democratic institutions are deepening, your hold also on power also is reducing, rightly so. तो आप क्यों हैं यहाँ, क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्यों आना चाहते हैं? एक बात तो ये मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको समझाना चाहता हूँ, जो लोग आ चुके हैं, एक तो उन्होंने बहुत बड़ी रेस जीती है, क्योंकि आसानी से तो होता नहीं। करेक्ट। अब आ गए हैं, अब क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट? और देयर इज नो राइट पाथ, हर आदमी का नेचर अलग है, स्वभाव, जो स्वभाव कहते हैं ना, आपका स्वभाव क्या है और उस स्वभाव के हिसाब से आप कैसे आगे चलाना चाहते हैं अपने आप। बिल्कुल, अगर आप अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं चलेंगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी डिसइल्यूशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपना स्वभाव का आकलन करिए, और इसका कोई मैं आपके लिए नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं, आप मेरे लिए नहीं कर सकते। तो आप अपने स्वभाव का आकलन करके ये देखिए कि आप कहाँ फिट होते हैं और आप क्या चाहते हैं अपने से। I think very good advice to anyone aspiring as well as जब एक बार select हो जाए उसके बाद। Now shifting gears to some of your most recent postings and a topic which is बहुत news में है, which is about, so we'll get into MSME, ODOP, industrial and infrastructure development. We can start with MSME because अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पूरे सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल एमएसएमईज यहाँ पर हैं, प्लस 50% से के करीब आप एक्सपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम एमएसएमई और 1.5 करोड़ से ऊपर जॉब्स क्रिएट हुए एमएसएमईज में। तो बताइए क्या ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड हाउ इज यूपी एज अ स्टेट सच रिच इन एमएसएमई इकोसिस्टम? बड़े मजेदार बात आपने की। जब मैंने ज्वाइन किया एमएसएमई तो मैं हमेशा ये समझता उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे करीब 96 लाख एमएसएमईज हैं एंड दैट इज 2 टाइम्स द नेक्स्ट बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। बताइए। जो यहाँ पे एमएसएमई में लोग एम्प्लॉयड हैं 1.65 करोड़, दैट इज 1.6 टाइम्स द नेक्स्ट हाईएस्ट स्टेट। तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, हम केवल कृषि प्रदेश नहीं, हम एमएसएमई प्रदेश में, उद्योग प्रदेश में। और ये उद्योग आज के नहीं है, ये 300, 350, 400, 500 साल से चल रहा है। मुरादाबाद का ब्रास आज का थोड़ी है, फिरोजाबाद ग्लास आज का थोड़ी है, भदोही के कारपेट्स आज के थोड़ी आपके। और आप हर जनपद में जाएंगे, कानपुर में लेदर, आगरा में लेदर, सहारनपुर में काठ, बिजनौर में लकड़ी, अलग अलग जगहों पे। ये इस प्रदेश की खूबसूरती है। मैं बिहार से आता हूँ, ऐसा बिहार में नहीं दिखता कुछ। बनारस में हैंडलूम, सिल्क, मीनाकारी, बांदा में शजर पत्थर, हर जगह कोई एक नया कहानी है। और ये आज की चीज नहीं है, ये कई 100 सालों की हमारी विरासत। तो ये विरासत तो ऑब्वियसली काफी समय से है, इसको लेकिन का क्या था कि विरासत केवल लोकल मार्केट के लिए। हाँ, करेक्ट।
तो जो गुलाबी मीनाकारी बनारस में बनती थी वो बनारस में ही बिकती थी। जी। बांदा में जो सजर पत्थर की मूर्तियां बनती थी वहीं आसपास के लोग खरीदते थे। क्या प्रॉब्लम क्या थी? एक डिजाइन का अभाव, पैकेजिंग का अभाव, मार्केट के टेस्ट का की गैर जानकारी और मार्केट से लिंकेज की जानकारी। ओडीओपी ब्रॉट ऑल दिस टुगेदर और इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का मार्केट नॉट ओनली जैसे गोरखपुर का टेराकोटा का टॉयज है, वो न्यूयॉर्क में क्यों नहीं बिक सकता, वो चेन्नई में क्यों नहीं बिक सकता, वो मुंबई में क्यों नहीं, वो कोलकाता में क्यों नहीं बिक सकता। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो बिकना चाहिए जी। और अगर वो बिकेगा तो जो हमारा आर्टिजन उसके पीछे है उसको आमदनी मिलेगी। बिल्कुल। और तो उसको आमदनी मिलेगी तो फिर वो और बृहत स्केल पे काम करेगा। तो ओडीओपी प्रोग्राम वाज टू रिवाइव द ट्रेडिशनल आर्टिजन क्लास बाय प्रोवाइडिंग गिविंग हिम मार्केट एक्सेस and giving him the technology and the wherewithal for packaging and a little bit of credit support कि अगर आप अपने प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करें। जी। यही बेसिक यही है कुल मिला जुला के ओडीओपी So का। ODOP is the key lever basically or a key pillar for the MSME growth in the state. यस तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता सकें कि ओडीओपी कैसे हाउ वाज इट कंसेप्चुअलाइज, ये लिस्ट मैपिंग डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट की कैसे स्टार्ट हुई? आई थिंक आई थिंक जो करंट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से उनसे शायद जापान के एम्बेसडर मिले या कहूँ जी। उन्होंने कहीं से उनके दिमाग में ये बात आई हम्म। और चूंकि वो देखे हैं ग्रास रूट पे काम किए हैं गोरखपुर के रहते तो उनको ये दिखाई दिया कि हमारे जो परंपरागत शिल्पी हैं कारीगर हैं उनकी मार्केट्स बहुत रेस्ट्रिक्टेड है और वो धीरे धीरे मार्केट रेस्ट्रिक्शन से लोग उस कला को छोड़ के नॉर्मल मजदूरी या कुछ और काम में लग रहे हैं। तो हम अपनी विरासत को भी बचा नहीं पाएंगे अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करें। तो वहां पे उन्होंने किसी ने उनको राय दी कि भाई देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट वहां से इसकी शुरुआत हुई। वो कन्वर्सेशन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। जी। जी। एंड देन ही आस्क्ड द डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर अ प्लान कि क्या हो सकता है। फिर उस प्लान के ऊपर वो स्कीम बनी, स्कीम में फिर उन्होंने बजट कमिट किया जी। और उसमें 3 मेजर पार्ट थे। क्या है वर्किंग में जापान? एक मेजर पार्ट तो है कि भाई हम आर्टिजन्स को ट्रेनिंग देंगे ओके। और इक्विपमेंट देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कुम्हार हूं, मैं अगर अपने मैनुअल चरखे से वो जो उसका चाक है उससे एक दिन में 100 दिए बनाता हूं। अगर मैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक चाक दे दूंगा और या जो मैकेनिक वो जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चाक दे दूंगा तो 100 का फिगर 1000 हो जाता है। प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल मेहनत कम हो जाती है, करेक्ट, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो दे कैन डू मार्जिन बढ़ जाता स्केल, बिल्कुल स्केलेबिलिटी Scalability होता आता है। है। तो स्केलेबिलिटी हो जी। तो एक पार्ट तो ये जी। था कि उनको ट्रेनिंग दीजिए, हाँ। उनको मॉडर्न इक्विपमेंट दीजिए। दूसरा क्रेडिट सपोर्ट, जी। मार्जिन मनी स्कीम। तो हमने ये कहा कि भाई आप 20 लाख 25 लाख रुपए तक आप लोन लीजिए और हम उसमें 15-20% हम आपको अलग अलग कैटेगरी में सब्सिडाइज करेंगे, मार्जिन मनी देंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट जी। और फिर आप अपना बिजनेस चलाइए और बैंकों का पैसा वापस फेंकते जी। जी। ये दूसरा हो गया। हाँ। तीसरा कंपोनेंट है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग। अब एक छोटा आर्टिजन उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करे, वो उसके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि बॉम्बे में ले जाके उसको प्रदर्शनी। सो इट्स अ ह्यूज एफर्ट नॉट ओनली नेशनल मार्केट बट इंटरनेशनल मार्केट। और एक हमने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इंटरनेशनल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जी। 3 हमने अब उसमें किया जिसमें हम 60-70 देशों से लोगों को बुलाते हैं जी। 600-700 इंटरनेशनल बायर्स आते हैं, डोमेस्टिक बायर्स आते हैं और हम उस प्लेटफॉर्म को ओपन कर देते हैं कि जो अपना प्रोडक्ट ला के दिखाना चाहता है उनको हम उपलब्ध करा देते हैं जी। तो उसमें उनको बिजनेसेस मिलते हैं, डील्स मिलती है, प्लस उनको ये आइडिया लगता है कि मार्केट का टेस्ट क्या है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, बांदा के सजर पत्थर से वो मूर्तियां बनाते हैं जी। मूर्तियों का लिमिटेड स्कोप है। हाँ। उनको कहा गया कि आप कफलिंग बनाइए। कफलिंग इज लाइक फ्लाइंग लाइक, बिकॉज किसी को आप कफलिंग दे प्रेजेंट करें उससे कहें कि साहब इसमें 1 मिलियन साल पुराना फॉसिल लगा हुआ है, छोटा है, हैंडी है, कैरी में आसान है, पैकेजिंग उसका अच्छा करा। बिल्कुल I think the basic principle it has changed the economics of this. आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, it has changed the economics of the whole place. जो पहले एक छोटे एज पे सामान बनाते थे 1 महीने में, आज 10 ट्रक सामान बेच रहे।
वाह, कितनी वॉल्यूम्स बढ़ गई ऑर्डर पूरा करने के लिए। अब वो स्किल में नए लोगों को, लड़कों को ऐड कर रहे हैं कि भैया इसको सीखो पॉटरी बनाना, आई थिंक बिकॉज इट्स आल्सो एन आर्ट, जी, जी, इट्स अ टाइम एकदम, टेकिंग। हाँ। तो ये है गुलाबी मीनाकारी भी आई थिंक इसी टाइप गुलाबी मीनाकारी जी। इसी तरीके से चला, बाधा का सजर पत्थर इसी तरीके से हम्म, हर जी। सो ये 75 जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थे क्राफ्ट है, हाँ। सब चल रहा है, सभी पे पुश किया जा रहा है। आपने बहुत सारे माइक्रो इनोवेटर्स से मिले होंगे इस दौरान में, तो कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी की जो आपको डिस्टिंक्टिवली मैं इसमें रिमेंबर? ज्यादा नहीं कहूंगा, एक नीलेश मिश्रा साहब ने शो किया है दूरदर्शन पे, अच्छा, उन्होंने 13 एपिसोड किए हैं, अरे वाह! हर एक उसमें जिसमें आर्टिजन से बात करता अरे है, वाह! क्या पहले क्या था अब जी, जी। आई थिंक व्यूअर्स को बोलूँगा कि वो दिवा जाके जरूर ज़रूर जरूर देखें, जरूर देखें उसका, आप डिस्क्रिप्शन अगर लिंक पे डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक को। बाकी हम लोगों ने बुक्स भी निकाले हैं जी। जिसमें वो भी, बट आजकल लोग वीडियोज़ और वो देखना वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसको देखिए, बहुत अच्छा जी, उन्होंने बनाया जी। है। आई थिंक एक कॉमन थीम अक्रॉस, मतलब हाँ, आप सर, ये जान कर के आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 6 सालों में हमारा जो एक्सपोर्ट है, जिसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 50% है, दैट इज़ मोर देन डबल्ड डबल्ड, एक्सपोर्ट। बताइए। तो वो मार्केट अनटैप्ड था। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इस आर्टिज़न को उस मार्केट से कनेक्ट कर आई थिंक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बी स्कूल्स में, आईएम्स वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट मैं तो मैनेजमेंट का छात्र रहा नहीं हूँ, बट सक्सेस तो है, सक्सेस तक सक्सेसफुल डेफिनेटली। आउटकम दिखाई देता है। जी, जी। एक कॉमन थीम अक्रॉस ऑल दीज़ ओडीओपी प्रोडक्ट्स इज़ कि एक साइड तो है कि ट्रेडिशनल जो आपका हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्टिज़नशिप है, उसको प्रिज़र्व करने का एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो आप बोल रहे थे स्केलेबिलिटी, एंड समटाइम्स ये दोनों लॉगरिथम में आ सकते हैं कि अगर आप स्केल करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो कमर्शियलाइज़ेशन होगा, क्वालिटी डिटोरेशन हो सकता है। हाउ इज़ दैट बैलेंस्ड एसेंशियली? तो जो क्वालिटी इज़ अ मेजर कंसर्न हियर, और क्वालिटी के लिए अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स में अलग-अलग तरह की कार्रवाई की। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने एक किया है कि काला नमक, जी। सिद्धार्थनगर का हमारा है। तो काला नमक पे हमने एक बारकोडिंग की व्यवस्था की है, जिसको कि आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा किस फार्मर के किस खेत के वो प्रोडक्ट निकला, और उसका सर्टिफिकेशन उस हिसाब से हम करते हैं। जी। सो इफ यू कैन ट्रेस द ओरिजिन देन यू कैन कैच द क्वालिटी। सेकेंड टाइप ऑफ थिंग्स इज वी हैव एक हमने वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से एक स्कीम चलाई है जिसको कहते हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप कहते हैं। जी। रैंप के अंतर्गत हम लोगों ने सारे इनके साथ बात करके उनके जो प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करके क्वालिटी सर्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, उसको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट कहते हैं, जेड जेड सर्टिफिकेशन दिलवाने हुँ। लोगों को मदद की है, लोगों को दिलवाने। जी। तीसरा हमने इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाना। ओके, ये क्या वैसे? कॉमन फैसिलिटी जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ों का क्लस्टर है, डाइंग सबको जरूरत है, अच्छा। अब हर आदमी अपना डाइंग नहीं लगा सकता, बिल्कुल, तो हमने एक कॉमन फैसिलिटी क्रिएट कर दिया है। उन्हीं के एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप वो चला, हम सरकार अनुदान देती है, वो बनाते हैं। या जैसे सहारनपुर में आप जाएंगे, वुड सीजनिंग प्लांट, क्योंकि जो कच्ची लकड़ी लाते हैं उससे सीधे काम नहीं हो सकता, उसको पहले सीजन करना पड़ता है, उसके लिए बॉयलर वगैरह लगता है, तो एक बड़ा संयंत्र लगता है। अब बड़े आदमी तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे लोग नहीं कर सकते, जी। तो हम उन छोटे लोगों के लिए एक कॉमन फैसिलिटी क्रिएट करता है, पे एंड यूज फैसिलिटी हुँ, करता है। हुँ, हुँ। So these इंटरवेंशंस। kind of things, so common facilitation centers, display, marketing, हुँ, packaging, हुँ, branding, और अगर हम, आप सोचिए 75 प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा। बिल्कुल, अभी आपने ओडीओपी के ब्रांड के अंदर सबको इंक्लूड कर दिया। तो एक कॉमन ब्रांडिंग तो हो गई। आपने ओडीओपी को पॉपुलराइज कर दिया। अब लोगों को पता है ओडीओपी का गिफ्ट है, तो ओडीओपी में वो ढूंढ लेंगे जो भी उनको ढूंढना है। बिल्कुल। सो दैट branding and packaging part हाँ, is something, and now I'm glad to say that now we will be now working on a one district one cuisine. ओके। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस न्यू जैसे जी। जैसे पारंपरिक हमारा शिल्प हुआ, हाँ, हाँ। अब हमारे पारंपरिक खान पान की व्यवस्था है। हुँ, मथुरा का पेड़ा, जी, बनारस का लस्सी, कहीं का बाटी चोखा, कहीं आगरा का पेठा, जी, जी। अब उसको नेक्स्ट स्केल पे लेके गए। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस स्टेट। जी, जी। अब उस पे मतलब ओडीओपी प्लस जिसको हम कहें। अच्छा, अच्छा। आई थिंक क्योंकि
जब मैंने अपने एमबीए किया था तो एक कॉन्सेप्ट होता था अम्ब्रेला ब्रांडिंग का, जिसमें बेसिकली होता है कि अगर सो आप लोग तो ज्यादा खाते हैं, नहीं, हम लोग नहीं, तो, बिल्कुल। बट हाँ, दैट इज समथिंग लाइक दैट, हाँ, कि आपने अम्ब्रेला ब्रांडिंग कर दिया, हाँ। तो आपको इंडिविजुअल ब्रांड्स क्रिएट करने का का खर्चा प्रेशर नहीं है, खर्चा बच गया एकदम। और यस, गवर्नमेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अम्ब्रेला ब्रांडिंग, बिल्कुल। एंड देन उस अम्ब्रेला के अंदर आप अपना जितना इनोवेट कर करिए बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही इनोवेटिव एंड काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक I think डायरेक्शन टू it एमएसएमई। would be a business school केस स्टडी, case study. डेफिनेटली इट शुड बी, I बिल्कुल, think it would be a डेफिनेटली। business school Yes, case yes, study. yes. Now into the infrastructure development. I think that is another thing जिसके लिए यूपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है इन नेशनल मीडिया ऑल्सो। बहुत ज़्यादा टाइप के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे रोड्स हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, राइट? ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एट अ वेरी रैपिड पेस। बता सकते हैं कौन-कौन से भी सबसे हाल में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं दैट दैट द स्टेट इज़ वर्किंग ऑन एंड फोकसिंग ऑन? देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, फिर आपका एयर कनेक्टिविटी और वाटरवेज। वाटरवेज कनेक्टिविटी, जी। इसके अलावे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर से देखें तो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक पार्ट होता है। तो अगर एक्सप्रेसवे देखें तो हम एक्सप्रेसवे प्रदेश कहते हैं अपने आप जी। वही, और ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें इतने सारे एक्सप्रेसवे हों। इतने सारे एक्सप्रेसवे हैं। तो हमारे स्टार्ट 2007 में हुआ था। पहले हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, फिर लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया। ये 4 हमारे फंक्शनल एक्सप्रेसवेज हैं। उसके बाद एक हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया व्हिच कनेक्ट्स द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टू गोरखपुर। बिल्कुल। उसके अलावे अब हम एक मदर ऑफ ऑल एक्सप्रेसवे, जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी हम बना रहे हैं, वो गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि अब तैयार है, कभी भी इनॉग्रेशन हो सकता है उसका। जी। वो मेरठ से लेके प्रयागराज तक जुड़ रहा है। उसके अलावे अब हम लोग जो अब छूट गया है, तो अब हम लोग जैसे प्रयागराज तक खत्म हो जा रहा है सारे एक्सप्रेसवे, तो प्रयागराज से एक हम स्पर ले जा रहे हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर पे जोड़ दे। अच्छा। सो नाउ यू कैन गो लाइक दिस, मतलब एक तरीके से हाँ। सर्कुलर, एक तरीके से रिंग रोड फॉर द स्टेट हो गया। आप इस तरीके से हाँ, सोच सकते हाँ। हैं। उसके अलावा आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ पे एंड कर रहा है, तो उत्तराखंड के लोगों की डिमांड थी कि उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड कर दिया, अच्छा। तो उस वो भी सैंक्शन हो गया। उसके अलावा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके झांसी के नॉर्थ में गुजरता था। एक हम बहुत बड़ा वहाँ पे टाउनशिप ला रहे हैं जिसको बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बीडा का नाम दिया है। जी, जी। करीब 60-70 हज़ार एकड़ की टाउनशिप बना रहे हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए। सो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पर एक झांसी की ओर हम जोड़ रहे हैं। उसके अलावा अब एक डिस्ट्रिक्ट जो छूट जाता है इसमें, वो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र, बिकॉज वो बिल्कुल आपके छत्तीसगढ़ में और झारखंड में एक्सटेंड करता है। तो ये जो हम उसको विंध्य एक्सप्रेसवे का नाम दिया है, जो प्रयागराज से निकलेगा, उसका एक स्पर हम वहां तक ले जाएंगे। वहां तक ले जाएंगे। जी, जी। सो फ्रॉम झांसी ललितपुर टू सोनभद्र टू बलिया टू नोएडा टू मेरठ, सारा कुछ कवर हो गया। उसके अलावा अब भारत सरकार की तरफ से एक हम मेरठ एक्सप्रेसवे आपने देखा जो दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। एक एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून को दे रहा है जो हमारे सहारनपुर बागपत और उस तरीके से होके जा रहा है। और एक वो लोग बना रहे हैं नेपाल के बॉर्डर, वो सहारनपुर से स्टार्ट होगा और वो बॉर्डर लेकर के आपके गोरखपुर के अच्छा, वहां आगे तक कुशीनगर तक मिलाएगा। तो रिमोट एरियाज में तो पूरा जो हमारा एक तो जो अब तक एक्सप्रेसवे था वो सदर्न अलाइनमेंट था आपका, नोएडा जो या तो वेस्टर्न या सदर्न अलाइनमेंट। करेक्ट। और अब ये गंगा एक्सप्रेसवे बिल्कुल हार्ट बीचों बीच सेक्टर में एकदम बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। जो नॉर्दर्न अलाइनमेंट था वो खाली था, वो भारत सरकार ने सैंक्शन कर दिया। तो ये तो हमारा एक एक्सप्रेसवे को आपस में मिलाना, जैसे जेवर एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे इसका यमुना एक्सप्रेसवे से मिलाना, बिल्कुल। ये सॉरी जेवर एयरपोर्ट ये अपना गंगा एक्सप्रेसवे से मिलाना। जी। इस तरीके से और भी कई सारे लिंक्स हम लोग प्लान कर रहे हैं सो दैट द एंटायर प्रदेश इज connected with each other at a very fast pace moving. So either they are announced, sanctioned, under construction or completed. ये तो आपका एक्सप्रेसवे एंड रोडवेज का हो गया। जी। उसके अलावा हम लोग
जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एयरपोर्ट्स में जी। एयरपोर्ट्स में हमारे आज 16 फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं हम्म। जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जेवर वाला जब भी होगा वो जी। इसमें है। जी। और टोटल 21 एयरपोर्ट्स आइदर आर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। एंड दिस इज अ मैसिव जंप फ्रॉम व्हाट वी वर सीइंग अर्लियर। तीसरा पॉइंट आप देखें वाटरवे, तो ये जो गंगा वाला है बनारस तक तो पहुंच गया है, उसको और आगे गज करके रेल लेके आ रहे हैं। वो जो वाटरवे नंबर 1 वो भारत सरकार कर रही है, बट दैट उसमें रो रो टर्मिनल्स बनारस से चालू हो गया है। आपने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे डेली बेसिस पे वो एटलीस्ट क्रूजेस ऑपरेट कर रहे हैं, अभी फ्रेट शिप्स नहीं कर रहे हैं। जी। नाउ एज फार एज रेलवेज इज कंसर्न, रेलवेज में आपका एक तो रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम आपका मेरठ से दिल्ली बन गया है, करेक्ट। और अब और प्लान हो रहा है हमारा जो यमुना जेवर एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट से अलग अलग जगहों पे। वो नोडल टाइप का हो जाएगा वो बेसिकली। हाँ, वो ताकि कोई भी आदमी जो जेवर एयरपोर्ट पहुंचना चाहे वो आरआरटीएस के माध्यम से ऑन साइट रहे। जी। उसके अलावे एज यू नो यूपी इज द क्रॉसिंग ऑफ द 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न वाला जो है आपका दिल्ली से मुंबई तक जाता है, और ईस्टर्न वाला जो है वो अमृतसर से कोलकाता जाता है। जी। जी। एंड बोडाकी इज द स्टेशन वेयर दीज टू क्रॉस, एंड बोडाकी लाइज इन यूपी। जी। उसके अराउंड हम लोग करीब 1000 एकड़ का एक ITGNL टाउनशिप कर रहे हैं, अच्छा। जो कि लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा हब होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है, वो भारत सरकार के पार्टनरशिप में हम लोगों ने एक जी। SPV गठन किया है जिसका नाम है ITGNL। ओके। दिस इज अ जॉइंट SPV बिटवीन ये जो कॉरिडोर कॉर्पोरेट जो DCIC क्या कहते हैं उसको? डेडिकेटेड कॉरिडोर। हाँ, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हाँ, या कुछ हाँ, है हाँ। भारत सरकार जी। की, जी। और ग्रेटर नोएडा के बीच में ओके। ये SPV है, एंड दैट लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, और उसमें जो बुड़ाकी रेलवे स्टेशन को बड़ा किया जा रहा है, सो दैट जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेब और यमुना अथॉरिटी वाले एरिया है, उनके लिए वही रेलवे स्टेशन भी होगा, फ्रेट के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। सो दे आर एक्सपैंडिंग द रेलवे स्टेशन, एंड देन उसी रेलवे स्टेशन के इन एंड आउट अभी से लॉजिस्टिक हब प्लान कर रहे हैं, सो दैट इट इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट। दैट टेंडर इज आउट ऑलरेडी, और करीब 20-25 लोग उस बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी हमारा काम हो जाएगा। सो whichever way you look at it, the state government is going in a very strategic way। उसके अलावे जो मैं कहता इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, आज की डेट में यूपी सरकार के पास लगभग 70,000 एकड़ का लैंड बैंक है फॉर इंडस्ट्री। हर एक्सप्रेसवे के अलोंग हमने स्ट्रेटेजिकली लैंड एक्वायर करके रखा हुआ है, क्योंकि एक्सप्रेसवे के अराउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट मिनिमम होगा। करेक्ट। उसके पर हमने आज से लैंड एक्वायर करके रखा है। हमारे ऐसे 27 what this is called as a integrated manufacturing and logistics cluster, IMLCs। 27 MLCs have been planned। IMLCs have been planned along these expressways। पूर्वांचल में भी, बुंदेलखंड में भी, गंगा एक्सप्रेसवे के along भी। So the state government is going in a very strategic way to create these logistic hubs, these transport hubs, and industrial infrastructure along those hubs, so that the cost of doing business can be minimized। ease of doing business। Ease of doing is a governance part। Yes। ये cost of doing business तो उसके तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को आप मिनिमाइज करिए, दैट इंक्रीजेस the margins for the industries। अभी हाल में किसी ने कहा है कि भाई द नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग टू यूपी, और आप लिख के ले लेना, अगला 30 साल यूपी का समय है, both from the point of view of logistics and infrastructure, and also in terms of demographics। अच्छा। how in terms of demographics? Because we are the youngest state in the country। 28 साल हमारा मीडियन एज 28 साल। Many of the other states are now aging, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम है जी। तो हमारे पास दोनों सो हमारे पास, मैं यही कहता हूँ कि यूपी का जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है, इट इज रेस्टिंग ऑन 4 पिलर्स। वन इज सेफ्टी, इन्वेस्टर मस्ट फील सेफ, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने डिस्कस किया। तीसरा गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। करेक्ट। और चौथा पॉलिसी एनवायरनमेंट, कि आप इन्वेस्टर्स को ऐसा प्रोपोजिशन दे दे कांट रिफ्यूज। और ऑन ऑल 4 फ्रंट्स वी आर फाइलिंग ऑल सिलेंडर्स, और उसका नेट रिजल्ट ये है कि अगर आप देखें 23-24 का एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज,
In terms of number of industries added in a year, we are number one. Hmm. In terms of employment added in the years, we are number two. Number two. In terms of the increase in total output, gross value added कहते हैं उसको जी, technical जी. terms में, we are 25%. National average is 11%. So we are growing. So we are growing at a rate that we will double our industrial economy every 3 years. Wow. That is the pace, scorching pace that we are doing. Yeah. And this is not the end of it. This is 23, 24. I am aware of it from because हमें पता of होता course. है अभी भारत सरकार इसको वैलिडेट नहीं किया इसलिए मैं उस डेटा को ऑफिशियल नहीं कह सकता. जी, जी. 24, 25 में we did better than 23, 24. Oh, So we did 3,100 then, we did 4,000 in 24, 25. wow. And in 25, 26, the current year, my assessment is that we will do 5,000 plus. So this is not even the what you should call as a कि हम इससे डिक्लाइन करेंगे, हम इससे और एक्सेलरेट कर रहे हैं. जी. वी आर नॉट इवन कांस्टेंट, वी आर एक्सेलरेटिंग. हम्म. तो ये जो इसका प्रभाव अगले 5-10 साल में आएगा, वो अब you'll see it in the figures in the next 5 to 7 years. That is why we said कि next 30 years is that. This is the The age of the age of UP. बिल्कुल. मेरा ऐसा मानना. जी, नहीं, बिल्कुल, definitely. I think with all the numbers, figures, and the prospect, I think that will definitely be true. Industries पे भी हम आते हैं because I would want to deep dive further into that. But coming back to infrastructure itself, what I see is obviously there's पूरे ही स्टेट में काफ़ी टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे आपके एयरपोर्ट्स हैं, चाहे रोडवेज हैं, चाहे एक्सप्रेसवे हैं. बट जो जेवर एयरपोर्ट है एंड उसके अराउंड का एरिया जो पूरा आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी वाला एरिया है, that I think has come up as one of the epicenters, I would say. It's one of the most fast growing Yes. regions. So why is that so? कि ऐसा क्या कारण है उस एरिया के लिए? ऐसा है कि अगर आप you see there is a perpetual debate in the policy circles कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हाँ. या पहले इन्वेस्टमेंट बनाए. Many people argue that it's a waste to spend so much money in infrastructure till such time as it is required. और अगर आप देखेंगे हमारे नेशनल हाईवे में पहले तो 2 लेन का बनता था, फिर 4 लेन का बना, अब वही 6 लेन का बन रहा, अब 6 लेन भी कम पड़. As opposed to this, कुछ और कंट्रीज में आप देखेंगे जहाँ पे सिंगापुर is a prime example, China is another example where they follow the reverse order कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, अपने आप ही लोग आएंगे. आ जाएंगे. कभी कभी उसमें ये भी हो सकता है कि यू ओवर स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. बट अभी हमारे यहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की हंगर है और रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वी आर नोवेयर नियर द पीक सैचुरेशन पीरियड. सो देयरफॉर वी कैन सेफली इन्वेस्ट मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इनफैक्ट टुडे यूपी इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट रेशियो ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर. ओके. दिस इज द नंबर 1 in the country. जी. As a proportion of our total state budget, the amount which we devote to infrastructure, we are the largest. उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बहुत होते हैं. उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे, उसके इन्वेस्टमेंट नॉक ऑन्स होंगे, उसके और भी बहुत सारी चीजें आ रहा है. तो जेवर हमने उसका पहला इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया था जब हमने यमुना के इस बैंक पे देयर वाज अ नेशनल हाईवे रनिंग पैरेलल ऑन द अदर बैंक ऑफ यमुना. ओके. ऑन द हरियाणा साइड. जी. हमारे यहाँ जिसको मथुरा रोड कहते हैं, दिल्ली से निकलती है पलवल होते हुए, जी रीलाबाद पलवल होते हुए फिर वो मथुरा में जाके मिलती है. हम लोगों ने उसका एक पूरा पैरेलल रोड बनाया जिसको हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होती है परी चौक के पास, बिल्कुल आगरा तक पहुंचा. हाँ जी. 185 किलोमीटर टॉप क्लास रोड वहां से स्टार्ट हुआ. बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट. वी एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लैंड बट दैट अलोन वाज नॉट सफिशिएंट टू. But then the second major project that we took, which was the Noida International Airport Limited, जिसको जेवर एयरपोर्ट कहते हैं, that changed the whole scenario. So the moment that airport started and people got accredible, then the Yamuna Authority started. तो जेवर एयरपोर्ट का आई थिंक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है. 2001 में सैंक्शन हुआ था, फिर लोकेशन चेंज हुआ, फिर 2014 में जा करके फिर आगे फिर से गाड़ी बढ़ी और 2021 में आकर के प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया. क्या स्टोरी रही है एंड कैसे इवॉल्व हुआ है वो? देखिए ऐसा है कि इन वेरियस गवर्नमेंट्स दिल्ली एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट है और दैट सर्विसेज द एंटायर 3-4 राज्यों को सर्व करता है. इट सर्व्ड यूपी, एटलीस्ट वेस्टर्न यूपी, इट सर्व्ड दिल्ली, इट सर्व्ड हरियाणा, और पार्टली कुछ बॉर्डरिंग राजस्थान का एरिया, ये सारे राज्यों को ये सर्व करता था.
तो जब GMR ने उसका एक्सपेंशन किया था भारत सरकार ने, तो एक उन्होंने फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दिया था कि भाई कोई और एयरपोर्ट बनेगा तो आपको पहला ऑप्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा, और देन देयर वाज अ थिंग कि आगरा इज़ अ बिग सिटी, टूरिस्ट सिटी है, तो एक ये था कि आगरा में ही बनाओ। आगरा में जो आज का एयरपोर्ट है वो डिफेंस का भी एयरपोर्ट है, कॉमन हम सिविलियन एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं। तो देयर वाज अ पुश एंड पुल कि भाई वो नोएडा में बनना चाहिए, बिकॉज नोएडा हैज बिकम द इंडस्ट्रियल हब फॉर यूपी। आज की डेट में पूरे, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी पूरे राज्य का जीडीपी का 10% है वाओ। नोएडा। तो एक पुल था कि नोएडा में बनाए, एक पुल था कि आगरा के आसपास कहीं बनाए, और जमीन भी अवेलेबल होनी चाहिए, तीसरी बात ये थी। तो इसी वजह से वो था, एंड प्लस देयर वाज दिस होल आइडिया कि अभी तो दिल्ली एयरपोर्ट का कैपेसिटी पूरा नहीं रीच हुआ है, तो इज देयर अ इकोनॉमिक केस फॉर द another airport, right? Because not only you have to make the airport, you have to also make it economically sustainable. So all those things reached a fruition in 2018, and the land एक्विजिशन के लिए फार्मर्स को अच्छा एट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन दे करके फार्मर्स को तैयार करना, अदरवाइज वो तैयार नहीं थे। तो वो हम लोगों ने किया, और उसके बाद अब लैंड एक्वायर हो गया, और अब इट इज़ नाउ कंप्लीट, किसी भी दिन इनॉग्रेट हो सकता है, और व्हेन फुली कंप्लीटेड इट विल बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। 6 रनवे होंगे, वाओ। और वहाँ पे फिर ये भी उसका एयर बेस्ड इकोनॉमी, एमआरओज लगाना, उसके अलावा और भी जो कार्गो हब बनाना, जी। बहुत सारी चीजें उसमें प्लान्ड है। ज- सो वंस हम्म। यू हैव दिस कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैन लैंड, देन ऑल द इंटरनेशनल कंपनी स्टार्टेड कि भाई इसके आसपास हमें दे दीजिए कुछ जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग तरह के सेक्टर्स, वो भी चालू हो गए। So that was my follow-up question. Ki how is that complete area developing in terms of industries, in terms of It's developing housing? it's developing beautifully, and it will be one of the best planned cities in the whole country. And here the good part is that commercial and residential follow industry, not predate it. Correct. So I think therefore this area will kind of become the next, I think, economic hub. I think that is our plan, Huh? and the way things are going, we are very confident that this will happen. एक चीज आपने मेंशन करी थी विच वाज फार्मर्स से, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करनी पड़ती है, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो रोडवेज हो चाहे कोई भी हो, करना ही पड़ेगा, पड़ेगा, तो लैंड के ऊपर ही कोई project डिपेंडेंट है, राइट? देन देयर आर टू अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस. वन इज द पर्सनल एस्पिरेशन ऑफ द फार्मर्स बिकॉज दे हैव काइंड ऑफ sentiments attached to the land, and then obviously the larger economic benefit of having infrastructure development. So कैसे मैनेज करते हैं, कैसे? देखिए, फार्मर्स को दोनों चीजें समझ में आती हैं। फार्मर्स को समझ में आता है कि लैंड अगर हम देंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो देयर विल बी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी क्रिएटेड फॉर माय फैमिली। यस, वी आर लूजिंग आवर फार्मिंग, but there will be so many other opportunities that will come. What the farmer resents is that you don't give a fair compensation. And what is the fair compensation is the question that is there. जी। So again, इसमें उनसे बातचीत करके ऐसे प्राइसेस फिक्स किए, और जहाँ पे उनकी आबादियाँ वगैरह आ रही थी, उनको अगर रिलोकेट करना तो उनको घर बना के दिया। जी। I mean, today the rate we are paying about 4,300 odd rupees per square meter, and farmers are queuing up to sell their land to us. We don't have to acquire them. It's they are willing to sell it off to us. So voluntarily वो आकर के So it was only because you were giving a pittance for the compensation that they were resenting. राइट। प्लस उनके आज की जो हमारी नई लीगल रेजिम है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, तो उसमें उनके रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्था है, उसमें उनकी स्किनिंग की भी व्यवस्था है, वो सब भी कर रहे हैं हम लोग। एंड द फार्मर्स रियलाइज दैट बाय क्रिएटिंग दिस, द वैल्यू ऑफ द सराउंडिंग लैंड आल्सो गोज अप। बिल्कुल। सो दे सी ऑल दीज फिगर्स। इट्स ओनली व्हेन यू ट्राई टू डिप्राइव अ सेट ऑफ फार्मर्स, तो बगल वाले लोग जिनका लैंड बढ़ रहा है वो तो सपोर्ट में है, जिनका लैंड जा रहा है वो परेशान, तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं। तो अगर उनको भी आप फेयर कंपनसेशन देंगे तो दे कैन बाय समवेयर, कहीं तो थोड़ा दूर जाके अपना ले लेंगे, या जो भी करें उस पैसे का, कोई बिजनेस कर लेगा, कोई कुछ और कर लेगा, तो इतना दिक्कत। राइट, कंपनसेट। आज की डेट में मैं आपको बताते, आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द थिंग्स हैपन, 95% ऑफ द थिंग्स हैपन बाय म्यूचुअल सेटलमेंट।
तो वही करूँ कि आई थिंक तो राइट कम्युनिकेशन सरकार का जो एमिनेंट डोमेन हम्म। लगाने की या फोर्स लगाने की जरूरत वो पड़ता नहीं है। पड़ता है। वो 4-5% लोगों का होता है, कुछ कारण होते हैं, आपस में फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, विचार इन कोर्ट्स एक्सेट्रा, या कोई और कभी-कभी कोई रिकैल्सिट्रेंट लोग भी मिल जाते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली 80 to 90% आराम से एक मिशन। आप देखो ना, हमने करीब 3300 एकड़ फर्स्ट फेज के लिए एक्वायर करके दे दिया इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 2 years। I think that is phenomenal. The numbers and और कहीं पे आपने सुना नहीं होगा कोई एजुटेशन हुआ। And we are also, apart from that 4,300, we are also giving them 7% development. So suppose you submit, आप 1000 मीटर हमें लैंड देंगे, हम 70 मीटर लैंड आपको वापस करें। अच्छा डेवलप कर, तो वहां पे हमें छोटा बिजनेस बनाना है, कुछ होम स्टेट बनाना है, वो प्लॉट्स हम दे रहे हैं। तो विद दिस आई थिंक पीपल आर क्वाइट ओके। Now I think shifting a little bit towards बीच में हमने उसका वर्णन किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, बिकॉज इंटरलिंक्ड ही हैं। सो वी कैन आई थिंक स्टार्ट विद की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आप क्या देखते हैं? हाउ आर यू सीइंग इट इन इंडस्ट्री एंड अदरवाइज? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम अभी आया है 23-24 का फिगर हमारे पास है लास्ट। हमारा एक्सपोर्ट हमने कहा मोर देन 2.5 टाइम्स बढ़ गया, हमारा जीडीपी मोर देन डबल हो गया, करेक्ट। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 25% पर एनम पे आ गया। हम्म। तो ये सब साइन है कि आउटकम आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और वो रिजल्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से आ रहे हैं। अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करना, बट मैंने कहा कि यही 4 पिलर्स। यस। एक पिलर आपका लॉ एंड ऑर्डर का है, एक पिलर आपका गुड गवर्नेंस का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, स्टेबल गवर्नमेंट्स का है, एक पिलर आपका अच्छी इंटरेक्टिव पॉलिसी है। फॉर इंस्टेंस हम लोग अप टिल 300% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न कर रहे हैं उनको, जो इन्वेस्ट कर रहा है, एंड न केवल प्रॉमिस कर रहे हैं, एक्चुअली डिलीवर दे रहे हैं। मतलब पिछले साल जो हमने सब्सिडी पे आउट किया इंडस्ट्रीज को, दैट इज मोर देन द लास्ट 6 years पुट टुगेदर। सो नाउ देयर इज अ वर्ड ऑफ माउथ endorsement कि भाई यूपी गवर्नमेंट नॉट ओनली says but it also means what it says. That credibility is invaluable. और जो चौथा पार्ट है कि अगर आप देखें हमारा पॉलिसी, you benchmark it with all other states. In every policy, we have about 30 sectoral policies. In every policy, we would be either the best in the all country, or we'll be the second best. इससे नीचे कहीं। So you have a very good policy incentives, you have good governance, you have good law and order, and you have good infrastructure. अब इसके अलावा और क्या चाहिए? There is nothing which is left. कमिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर कोई एक सिलिकॉन वैली या कोरिया, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में आना चाहती है एंड यूपी में एस्टैब्लिश करना चाहती है, व्हाट इज दैट पिच? व्हाट आर वी टेलिंग देम? भाई हमारे पास एक, ये 4 तो हमने बताया, ये है तो है ही, दिस तो इज दैट। इसके अलावा हमारे पास यंग एजुकेटेड वर्कफोर्स है, मतलब very large workforce. We have good technical, the number of engineers coming out maximum in the country. उसके अलावे आपके you have very good set of educational institution. You have IIT Kanpur, you have AKTU, you have ITBHU, you have 2 AIMS. मतलब यूपी तो कॉन्टिनेंट है ना साहब, it's not, बिल्कुल, and plus it's a very big market and a rising market, more where people are getting more and more affluent, so it's a very big consumer base also. तो अब इसके अलावा और क्या दे सकता है कोई? नहीं, बिल्कुल, व्हाट एल्स कैन यू डू? in terms of the incentives to the industries, for example अगर कोई manufacturing unit establish करना चाहते हैं, what are some of the incentives that they get apart from just the conducive environment? लार्जली देखिए, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 2-3 तरह के इंसेंटिव की बात करता है। स्टैम्प ड्यूटी ये सब तो है, बट मेन जो या तो यू कैन आउट फॉर अ कैपिटल सब्सिडी, ओके, कि आपने 100 रुपए कैपिटल लगाया, उसका 30 रुपए हम वापस कर देंगे। That is one way. The other way is which is what most people are opting, where you get a reimbursement of this GST. And that reimbursement is 100% of the capital employed in Western UP, 200% of the capital employed if you set up in Central UP, and 300% of the capital employed if you are in Eastern UP or Bundelkhand. ये differences क्यों है across regions? क्योंकि
वेस्टर्न यूपी इज मोर इंडस्ट्रियलाइज, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव दें, सो दैट पीपल थोड़ा बैलेंस चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज द तो बैलेंस डेवलपमेंट ग्रोथ की वजह से लोगों ने किया है जी एंड द डील इज सिंपल, जितना आप SGST हमें देंगे उसका 80% हम वापस कर देंगे। अच्छा तो so it's an incentive for you to pay more taxes. हम्म You pay more taxes, you get more incentives, and it is capped at that 300% level or 200% level or 100% level, depending on where you decide to situate your factory. जी 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 So massive, we are seeing massive investments. in terms of आपने mention किया था कि we have huge demographic dividend, we have a lot where working age population है, young population है, skilling is an aspect which has to go hand in hand. How does the state take care of skilling of these youth? So skilling में what we have done is, how do you improve the quality of output of your polytechnics, your universities, and your engineering colleges and your uh, ITIs and ITIs. हाँ तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव टाइड अप विद टाटास एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 13 न्यू कोर्सेज, न्यू एज कोर्सेज, Okay. 3D प्रिंटिंग, आपका CNC लेथ को कैसे चलाना है, आपके जो रोबोटिक्स, इस तरह के कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वो वेल्डर, carpentry वगैरह जो है कारपेंटरी, वो जी उस तरीके के जो काम थे वो तो है ही है, वो तो चल ही रहे हैं। और हमने सारे आज आपको आई कैन इनवाइट यू टू गो टू एनी वन ऑफ दीज ITIs एंड सी दोज सेट्स, दे विल फाइंड द मोस्ट मॉडर्न थिंग्स एंड वो बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं, सारे बच्चे उसको एक्सपोजर हो रहा है, तो जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो एटलीस्ट उन्होंने ये सब चीजें देखा होगा। इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक्स का, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। सो द आइडिया इज दैट वी आर टाइंग अप विद द बेस्ट इन क्लास ट्रेनर्स, जो आज की मॉडर्न मशीनरी, जो आज की इंडस्ट्री यूज कर रही है, उसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अब हमारा AI और सॉरी अपना सेमीकंडक्टर वाले काम हो रहे हैं नोएडा वगैरह में, सो वी आर टाइंग अप विद द गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी टू ट्राई एंड कि 3 तरह के लोग, एक तो जो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उसके फैब में, जी जी एक जो हार्डवेयर पे काम करेंगे, मशीनों पे काम करेंगे, उस तरह, तो हर तरह के लोगों की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन करें और पार्टनरशिप करें उनके साथ, लोगों के साथ। institutional standing partnerships and in general pedagogy को अपलिफ्ट करना है मार्केट के नीड्स के साथ हाँ, मार्केट के नीड्स के हिसाब से कोर्सेज को डिजाइन करना है और उस कोर्सेज को स्टूडेंट्स को डिलीवर करने के लिए नेसेसरी वेयर विथ ऑल बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, नेसेसरी हार्डवेयर एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर, टीचर्स, ट्रेनर्स, ये भी लाना है। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी ब्रह्मोस की फैक्ट्री और यहाँ पे उन्होंने सारे लोकल लोगों को लिया। अभी ये इनका EV की जो ये हिंदुजा वालों की फैक्ट्री, अशोक लीलैंड की फैक्ट्री अभी इनॉग्रेट हुई, उन्होंने सारे लोकल लोग बच्चों को लिया। सो कुछ पार्ट हम कर रहे हैं, कुछ पार्ट इंडस्ट्री कर रही है। आई थिंक इससे फायदा ये भी हुआ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स और जाते थे आपके मुंबई अलग वो सब चीजें फिर यहीं पर वी नीड टू करेक्ट। अभी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेरे को एक फर्नीचर के बड़े व्यापारी हैं वहाँ के, राजस्थान के, वो मिले। हाँ। बोले साहब पता नहीं आप लोगों ने यूपी में क्या किया है, लोग आना बंद कर दिए वहाँ पे। वी आर सफरिंग अ शॉर्टेज ऑफ लेबर फ्रॉम यूपी। बिकॉज इफ यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी जॉब्स हियर, व्हाई वुड यू गो? एंड आई थिंक कोविड के समय में देखा भी था कि बहुत माइग्रेंट So that was the in some senses it also turned out to be beneficial for us, because people who had migrated, they came back and they saw that there is a change in environment. Many of them chose to to stay here only. One thing that we started with was that आपने भी बोला था कि agrarian economy है यूपी का is the typical outside perception. Obviously with the conversation we understood that MSME हो, industry हो, वो बहुत It's not true. it's not true at all. हाँ It's not true. बिल्कुल. So I think that आगे आने वाले 10-5 सालों में तो बहुत ही change हो जाएगा. But having said that, there's a lot of interest in looking at agro processing industries, Okay. so that farmers को value addition मिले. Because farmers will exist. ऐसा तो है नहीं कि farming खत्म हो रही है. तो फार्मिंग तो रहेगी, हाँ. बट उनको वैल्यू एडिशन और कैसे मिले, सो दैट आल्सो इज समथिंग व्हिच इज अ डीप फोकस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, बट इट इज हैंडल्ड बाय द फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। सो Definitely. I would not know too much of detail, but what I hear is that there's a lot of activity going on in that front also. एक तरह से ऑल ओवर से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उन्नाव में। अच्छा. वेयर एक ग्रीस बेस्ड कंपनी है, दे आर एस्टेब्लिशिंग अ हैचरी
ओके। तो जो फिश फिंगर हम्म। जो ये देते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे। ओके, तो दैट्स अबाउट 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो हर एलिमेंट पे काम किया जा रहा है। वही मैं सोच रहा था कि आई थिंक ऑल इंटर रिलेटेड। हाँ, तो हर तरफ हाँ। से, तो देयर आर कोलीग्स इन अदर हाँ डिपार्टमेंट्स। हाँ। एक्साइज की हमारी जो शराब की जो एथेनॉल की रेवेन्यू, उस पे हमारी काफी, जी मतलब जी। 12,000 करोड़ से 45-50,000 करोड़ के आसपास प्लस हो गया। हम्म। In the last 8 years we have gone 3 times. So there must be some। और गन्ना किसानों के भी वो हो गया, जब से एथेनॉल में उसमें मिक्स करने का मौका मिल गया है, तो वो पेट्रोल जो डीजल चीनी में नहीं जाता है वो एथेनॉल में बना करके वो उसमें चला फ्यूल में जाता है, फ्यूल में चला जी जाता है। जी। So that has improved the earnings of the sugar plants, and cane farmers के ड्यू सेटलमेंट में प्रॉब्लम खत्म हो गई। So there is a lot of work that has been done in various sectors which would all pushing, and that is why we are the CM has set a target 1 trillion ट्रिलियन dollar। डॉलर इकोनॉमी। बिल्कुल। तो वो उस रूब्रिक में हम लोग को ये हुआ है कि ऑल ऑफ अस हैव नाउ स्टार्टेड फोकसिंग। अदरवाइज हम लोग करते थे, काम कर रहे हैं, चलो कुछ तो हो रहा है, लेकिन दिस इज नाउ गिवन एन गोल क्लैरिटी जैसे। हाँ, एक गोल क्लैरिटी हो गई है, एंड देयरफॉर बिकॉज नाउ वी आर सीइंग इट क्लोजली, we are monitoring it closely, so therefore those elements which were earlier unaddressed are now being addressed because हमें मालूम है कि मुझे जी, वहां तक जी। पहुंचना आई थिंक जो पिछला एपिसोड था हमने अमृत अभिजा जी के साथ किया था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में से टूरिज्म फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 10% करे। आई थिंक दीज गोल्स फॉर एवरी है। तो डिपार्टमेंट every department, and it is reviewed quarterly, monthly by the minister and quarterly by the chief minister, तो चूंकि उस लेवल पे रिव्यू होता है, जी। तो ऑल ऑफ अस नीड टू बी सेंसिटिव टू दैट, एंड डाउन द लाइन अगर आप देखोगे, किसी से बात करोगे, नीचे लेवल पे भी लोगों से बात करोगे, ऑल ऑफ देम आर सेंसिटिव टू दैट। दिस इज समथिंग दैट एज अ टीम यूपी वी नीड टू अचीव। आई थिंक लीडरशिप अगर स्ट्रांग है, विजनरी है, सो काइंड ऑफ दैट परकुलेट्स डाउन इनटू द होल मशीन। जी। that makes I think that makes all the difference, because tools तो हमारे पास पहले भी हैं, पर टैलेंटेड टूल्स की कमी नहीं है यूपी में, बिल्कुल। टैलेंट की कमी नहीं है। हम्म। इट्स ओनली दैट द टैलेंट हैज टू बी harnessed and utilized in a coordinated manner. जी। And that is the role of the leadership. And fortunately, at this point in time, we have a stable government and we have a visionary leader who's pushing all of us to achieve it. Sometimes it seems almost like an impossible task, but nonetheless, we are soldiering on manfully. Let us hope that we get somewhere. काफी मजा आया सब डिस्कशन करके आपके साथ, आपके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसको लेकर के। would want to now know you a little bit more as a person. So the first question on that front is that outside work, what is your go-to pastime करना या things that आप hobby pursue करते हैं? पहले मैं जब पहाड़ में था, मुझे ट्रैकिंग बहुत ट्रैकिंग बहुत पसंद थी। बहुत पसंद था, जी एंड वो ट्रैकिंग, राफ्टिंग, उस टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरा बहुत रुचि था। जी। पर अब इधर रीडिंग इज ऑलवेज बीन समथिंग दैट, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ जी। हैज बीन माय हॉबी। कुछ बुक्स आप अगर सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, which books that you like? बहुत सारे बुक्स की हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उस पे आते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल जी। बट इधर जो मैंने दो शौक मैंने अब नए डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज यू सी एज यू आर गेटिंग क्लोजर टू द रिटायरमेंट, आई ऑलवेज फील दैट यू शुड डेवलप समथिंग दैट वुड सस्टेन यू। बिल्कुल। तो इधर हमने एक तो फिटनेस पे काम करना चालू किया है थोड़ा सा। पहले मैं बैडमिंटन खेलता था जी। बट बीच में मेरे लेग में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, तो वो अब रह गया। तो वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग थोड़ा सा, दैट टेक्स अबाउट 1.5 hours per day. The second is now I have started singing. ओह मैं वाओ। karaoke singing put in 8 months, and अरे वाह। I'm gotten okay. Now I can sing that you will not run away. But अभी बहुत अच्छा होने के लिए 8 महीना obviously is insufficient. But that is one area. So I spend about 1 hour every evening. It relieves me of all my questions और बहुत मजा आता है मुझे। कौन से टाइप के गाने गाना पसंद है आपको उसमें? कोई फिल्मी गाना हो गया, अरे वाह। भजन हो गया, जो मर्जी आया, मतलब इट इज नॉट समथिंग, जो भी मजा मजा आ गया, जो जिसको मैं गा सकता हूँ। सब जी। हमारी तो लिमिटेड रेंज है, तो जो हम अपने रेंज में गा सकते हैं, और कभी 10-5 दोस्त इकट्ठा हो गए तो उनको एंटरटेन करके रख सकते हैं। तो दैट इज समथिंग। द अदर थिंग दैट आई एम डूइंग इज बीच में मुझे कुछ टाइम मिला और
ये बड़ी लंबी स्टोरी है, सो आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल दैट और नॉट। नहीं, बिल्कुल। एक बार 2018-19 में मैं गया कुरुक्षेत्र। हाँ। तो कुरुक्षेत्र में आम धारणा ये है कि साहब it is a place where Pandavas and Kauravas जी। fought and that eventually गीता का उपदेश वहाँ पे हुआ। वहाँ गीता महोत्सव ही हुआ था, उसी में गया था मैं। बट वहाँ पे एक म्यूजियम है, श्री कृष्ण म्यूजियम। वहाँ के क्यूरेटर ने मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताई। तो इंटरेस्टिंग बात उसने ये बताई कि साहब ये बताइए कि उसने ये बताया कि साहब 5वीं शताब्दी एडी में एक राजा था देवालिक नाम का, जो कि आज का जो कंबोडिया है वहाँ का राजा था। खमेर्स के पहले थे। उन्होंने एक अपनी राजधानी बनाई। उस राजधानी का नाम उन्होंने न्यू कुरुक्षेत्र रखा। अच्छा। अब मेरे दिमाग में वो कीड़ा घूम रहा था कि भाई वो न्यू कुरुक्षेत्र क्यों रखा, न्यू काशी क्यों नहीं रखा, न्यू हाँ। अयोध्या क्यों नहीं रखा, हाँ, हाँ। न्यू बनारस क्यों नहीं रखा, न्यू हरिद्वार क्यों नहीं रखा। तो 6-7 सालों के बाद अब मैं उस निष्कर्ष पे कुछ आया हूं कि वो न्यू कुरुक्षेत्र क्यों रखा, और क्यों कुरुक्षेत्र अयोध्या और काशी से भी पहले हमारे जो फाउंडेशनल ग्रंथ है हिंदुइज्म का, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का कंपाइलेशन उस एरिया में हुआ था। अच्छा। तो उसको पढ़ने में, उसका इतिहास जानने का और उस पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। मैंने 160-170 पन्ने लिखे भी हैं, और मैं इसको एक स्टोरी के रूप में एक पब्लिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक अलग डायमेंशन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अरे वाह! आई थिंक काफ़ी डिफरेंट एंड डाइवर्स चीज़ें आप अभी कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। रिटायरमेंट के बाद टाइम होगा तो कुछ ना करने के लिए चाहिए होगा ना। 4 साल बचा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके बाद। और बताइए। So any personality that you are very inspired by? लॉट्स ऑफ देम। मैं तो देखता हूँ कि इतने इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज हैं, हर आदमी से सीखने को कुछ है। जी। आप सिंगर्स देखो तो उनसे आप इंस्पायर हो जाओ, क्रिकेटर्स देखो तो उनसे आप इंस्पायर हो जाओ, सम कॉलीग्स आप देखो उनसे, कोई सोशल वर्कर्स आप देखो उनसे आप इंस्पायर हो जाओ। देयर आर सो मेनी क्वालिटीज टू लर्न फ्रॉम सो मेनी। इट्स डिफिकल्ट टू से दैट देयर इज वन सिंगल पर्सनालिटी, बट देयर आर ट्रेट्स इन एवरी पर्सन। और मैं ये देखता हूँ कि जब काम भी लेना होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये यूजलेस आदमी है। मैंने देखा आज तक कोई यूजलेस आदमी मुझे नहीं मिला। हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस। बिल्कुल। इफ यू प्ले अपॉन देयर स्ट्रेंथ्स, यू कैन लेवरेज दैट स्ट्रेंथ टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। बिल्कुल। एंड इफ यू नो डिसरिगार्ड दोस स्ट्रेंथ्स, देन अगर जैसे वो कहा गया सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने कहो, लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने कहो, तो बेकार हो जाए। सही बात है। तो that is why I always see that every human being has a lot of potential. Yeah. The challenge is how do you look at identify those weak points, strong points, and play to their strength. बिल्कुल। Very well said, sir. Yeah. I think we're coming to the last part of the podcast, which is a rapid fire round. I have a set of 4-5 questions, and whatever comes to mind instantly, would love to hear that. Okay. The first question is, are you a morning person or a night owl? Morning person. I used to be a night out person in my student days. Student days, but फिर After- change हो गया over time. After that, I have become a morning. जी। अगर एक बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी लाइफ के लिए अगर आप डेडिकेट करना चाहेंगे तो व्हाट वुड दैट बी? सुहाना सफर है मौसम। अरे वाह! क्या बात है। आपका फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है? I don't know favorite destination, but I would say of the things that I have visited, I would say Venice was. I mean, it was something which was a completely different experience. यस। और अगर आप भारत में देखेंगे तो मुझे बंगारम आइलैंड्स बहुत पसंद आया था, मतलब लक्षद्वीप। ओके, ओके। बहुत ही बढ़िया था। व्हाट्स योर फेवरेट क्विजीन टू हैव? पहले तो मैं लखनऊ के क्विजीन का बहुत बड़ा फैन था, पर अब तो ज्यादा खा पाते ही नहीं। तो क्विजीन पे बात करना मुश्किल है। बट फिर भी अब मैं कहूँगा चाट। चाट बिल्कुल बढ़िया, डेफिनेटली। चाट एंड दिस गोलगप्पा। हमारे यहाँ गोलगप्पा कहते हैं या पानी पूरी कहते हैं। बिल्कुल। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? I would say Three Idiots. Three Idiots. Would rank very much among the top ones. बिल्कुल। And the last one habit that you picked up that your family finds funny. Picked up in I am a funny person. Yeah. Everything about me is funny. It's funny that I'm here in this place also. चलिए, so guys, thank you so much. अच्छा रहा आपसे बातचीत करके।